So, hello students, welcome to another lecture of internal audit। और जो हम आज के इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे वो होगा फ्रॉड से रिलेटेड। सिम्टम्स ऑफ फ्रॉड, फ्रॉड के इंडिकेटर्स क्या हैं, क्या इम्पैक्ट पड़ता है, क्या रोल होता है इंटरनल ऑडिटर का एंड में, वो भी हम डिस्कस करेंगे। और ये जो हम सर्टिफाइड इंटरनल ऑडिटर का पार्ट पढ़ रहे हैं, दैट इज योर पार्ट 1 और उसका चैप्टर है फ्रॉड से रिलेटेड। तो चलिए अपना डिस्कशन जो है हम कॉम्प्रिहेंसिव मैनर में स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं फ्रॉड क्या होता है, कौन कौन से रिस्क होते हैं फ्रॉड से रिलेटेड, इंडिकेटर्स क्या है जो हमें ये दर्शाते हैं कि फ्रॉड किस तरह से हो सकता है, प्रोसेसेस, और लास्ट में हम एमसीक्यूज भी करेंगे इसके। तो चलिए बढ़ते हैं फ्रॉड की तरफ कि फ्रॉड क्या है एक्चुअली। फ्रॉड की अगर बात की जाए, इट इज एन इलीगल एक्ट। क्या है फ्रॉड? एक इलीगल एक्ट है। फ्रॉड में आपको ये समझना बहुत एसेंशियल है कि हमेशा जब भी कोई पर्सन ये कमिट करता है तो वो जानबूझकर करता है, इंटेंशनली करता है। जैसे किसी को धोखा देने के लिए, डिसीट मीन्स धोखा देके, या कंसीलमेंट, कुछ छुपा के, या फिर किसी का भरोसा तोड़ के, ऑर्गेनाइजेशन ने उसको ट्रस्ट करके रखा है, उसके फंड्स आप एम्बेजलमेंट कर रहे हो, उसमें घेरा फेरी कर रहे हो, ये भी क्या है? आपने भरोसा तोड़ा ऑर्गेनाइजेशन का। तो फ्रॉड हमेशा इलीगल होता है। ये भी जो मैं चीजें एम्फेसाइज कर रही हूँ, दे आर वेरी मच इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ एमसीक्यू। फ्रॉड क्या है? एक इलीगल एक्ट है जिसमें आप कुछ छुपाते हो, धोखा करते हो, कुछ छुपाते हो, या फिर भरोसे को तोड़ते हो। ये डेफिनेशन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनल ऑडिटर के द्वारा दी गई है। सो इट्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये फर्स्ट वाली लाइन हमेशा आपको याद रखनी है क्योंकि इससे एमसीक्यू भी बनते हैं। आगे चलते हैं। हमने बोला कि फ्रॉड एक इलीगल एक्ट है जो कि धोखा देने से, कुछ छुपाने से, भरोसा तोड़ने से होता है। बट ये करते क्यों है फ्रॉड? कोई भी इंडिविजुअल्स अगर करते हैं तो पैसे ऑब्टेन करने के लिए, प्रॉपर्टी के लिए। तो जैसे कि हम डिस्कशन कर रहे थे, फ्रॉड्स जो हैं वो आप मनी ऑब्टेन करने के लिए करते हो, प्रॉपर्टी किसी की लेनी है, या सर्विसेज जो है, मतलब आपका मोटिव ये होता है कि हमने किसी ना किसी तरह से कुछ अनड्यू एडवांटेज उठानी है, अपने खुद के पर्सनल गेन के लिए या इवन बिजनेस के एडवांटेज के लिए। अब यहाँ पर आपको एक सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट समझने की नीड है। अगर हम बात करें पर्सनल एडवांटेज, राइट, पर्सनल, जैसे कंपनी के, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के, एक हॉस्पिटल ले लेते हैं, इवन हॉस्पिटल के जो एम्प्लॉयज हैं वो वहाँ का मेडिसिन का जो स्टॉक है अपने पर्सनल मतलब के लिए जो है आ, वहाँ पर घर ले जाएं, है ना, या आउटसाइड, उन्हें आउटसाइड द हॉस्पिटल सेल करना स्टार्ट कर दें। तो ये क्या है? दिस इज कॉल्ड मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स। इसको हम क्या बोलते हैं? मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स। क्योंकि जब भी फ्रॉड होता है तो दो वजह से होता है, मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स या फिर मैनुपुलेशन ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। यानी कि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, आपने अकाउंट्स में हेरा फेरी करी कंपनी ने, स्पेशली जो टॉप मोस्ट है पावर में, तो वो क्या कहलाएगी? वो बिजनेस एडवांटेज कहलाएगा। तो सिंपल सा लॉजिक आपको जो समझना बहुत एसेंशियल है कि जो भी फ्रॉड्स होते हैं वो किस पर्पस के लिए होते हैं? मनी को प्रोक्योर करने के लिए, प्रॉपर्टी के लिए, या फिर कोई आपने सर्विस के विद रिस्पेक्ट टू इस तरह से करा है कि आपको जो है अपना पर्सनल लेवल पे बीइंग एन एम्प्लॉय ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एडवांटेज हो रहा है, या फिर दोज चार्ज विद गवर्नेंस एंड मैनेजमेंट, जैसे टॉप मोस्ट ऑफिशियल डायरेक्टर्स है या जो गवर्निंग अथॉरिटी, गवर्निंग में है पावर में कंपनी के अंदर, तो वो बिजनेस एडवांटेज के लिए भी कर सकते हैं। अब आप बोलोगे मैम पर्सनल तो हमें समझ में आता है। पर्सनल हमें क्या समझ में आता है कि कोई भी इंडिविजुअल है, उसने ऑर्गेनाइजेशन के कोई एसेट्स का जो है मिस यूटिलाइजेशन करा अपने पर्सनल गेन के लिए। बट बिजनेस एडवांटेज से आप क्या समझाना चाहते हैं? बिजनेस एडवांटेज की अगर बात की जाए तो सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट यही है बिजनेस एडवांटेज में कि बिजनेस एडवांटेज की अगर बात की जाए तो उसमें जो है हम विंडो ड्रेसिंग करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में हमने कुछ जैसे फिक्स्ड एसेट्स कुछ शो करी हुई है, उतने की फिक्स्ड एसेट्स है ही नहीं एक्चुअली में, या अपने हमने रेवेन्यू बहुत ज्यादा दिखा दिया। ये हम सारी चीजें क्यों करें? ताकि हमारी जो एक फाइनेंशियल क्रेडिबिलिटी है कंपनी की, जो फाइनेंशियल पिक्चर है वो बहुत अच्छे से दिखे लोगों को। ठीक है, सो दिस इज रेफर टू एज बिजनेस एडवांटेज। आगे बढ़ते हैं। जब भी हम बात करते हैं फ्रॉड की, अगेन सुपर डुपर इंपॉर्टेंट फ्रॉम एमसीक्यू परस्पेक्टिव, नो कोर्शन। कोर्शन का मतलब क्या होता है? डराना धमकाना, है ना।
या फिर फिजिकल फोर्स के साथ कोई भी चीज इन्वॉल्व नहीं होती। यहाँ पर सारी चीजें क्या होती हैं, नो कोर्जन और फिजिकल फोर्स इन्वॉल्व, किसी को मतलब फिजिकल तौर पे जैसे किसी को गन पॉइंट पे या ऐसा कुछ, ऐसी वाली चीजें इसमें नहीं होती है। फ्रॉड में क्या होता है, ना कोई कोर्जन इन्वॉल्व है। कोर्जन का मतलब कि अगर आप किसी को डरा धमका के कुछ ऐसा करते हो, वो चीज इन्वॉल्व नहीं है फ्रॉड में। फ्रॉड में आप मैनुपुलेटिव होते हो, आप अपने पर्सनल गेन के लिए एडवांटेज उठाने की कोशिश करते हैं, तो वो होता है आपका फ्रॉड। देन आगे बात करते हैं, अगर फ्रॉड की बात की जाए, हमेशा ये इंटेंशनल होता है, जानबूझ के फ्रॉड किया जाता है। इसमें जो भी आप, कोई भी इंडिविजुअल जो फ्रॉड करता है, तो वो उसके खुद के डेलिबरेट एक्शंस होते हैं, मतलब जानबूझ के वो करता है धोखा देने के लिए। ठीक है, तो जब हम धोखे की बात कर रहे हैं, डिसेप्शन मीन्स धोखा, धोखे की जो बात कर रहे हैं, सो उसमें किस किस तरह से वो हो सकता है, जैसे हमने पहले भी डिस्कस करा था, मैं फिर से आपको रिपीट करना चाहूंगी। एक तो मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट से होता है, और दूसरा होता है मैनुपुलेशन ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टेटमेंट्स। सो फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स को आप मिस मैनुपुलेट कर रहे हैं, जैसे कि सेल्स उतनी है नहीं, आप सेल्स ज्यादा दिखा रहे हो, ये भी एक तरह से क्या है, फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स के साथ आपने हेरा फेरी करी है। या फिर मिस प्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट्स, जैसे कंपनी के कुछ इंपॉर्टेंट एम्प्लॉयज हैं, उन्हें लगे कि उनको जितना डिजर्व होना चाहिए उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उतना उन्हें नहीं मिल रहा है ना, रेमुनरेशन एंड ऑल दैट। तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में क्या होगा, उस पर्टिकुलर सिचुएशन में वो भी एक तरह से फ्रॉड करना शुरू कर देंगे। सपोज अपने पर्सनल एडवांटेज के लिए वो जो है, सपोज एक पर्सन है सेल्स डिपार्टमेंट में, ठीक है, तो सेल्स डिपार्टमेंट वो लैपिंग रिसीवेबल करना शुरू कर दे। ये मैं बताती हूँ होता है कि आगे जाके हम डिटेल में भी पढ़ेंगे। जैसे कि एक पार्टी के पैसे आए, वो अपने पास रख लिए, दूसरी पार्टी के आए तो पार्टी वन में शो कर दिया, तीसरी पार्टी से आए तो फिर पार्टी टू में शो कर दिया। इस तरह से वो हेरा फेरी करने की कोशिश कर रहा है। तो ये भी एक तरह के क्या है, धोखा दे रहा है कंपनी का। तो ये भी मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स में आ जाएगा। या फिर अगर आप फैक्ट सही से नहीं दिखाते, तो जब भी आप फ्रॉड की बात करते हैं, तो यहाँ पर कुछ टर्मिनोलॉजीज बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। इट इज एन इलीगल एक्ट, धोखा देके, कुछ छुपा के या भरोसा तोड़ के आप करते हो, हमेशा इंटेंशनल जानबूझ के किया जाता है। इसमें कोई भी आप डराने धमकाने वाली चीज नहीं करते, रादर आप धोखा देते हो। अब जो भी आप ये धोखा देने की इंटेंशनली बात कर रहे हैं, वो हमेशा से अनलॉफुल गेन एडवांटेज उठाने वाली चीज है। क्योंकि फ्रॉड में यूजुअली क्या होता है कि आपको मनी, प्रॉपर्टी या एसेट्स ही आप एक्वायर करते हो। फाइनेंशियल लॉस की बात करते हैं कि फ्रॉड कैन कॉज फाइनेंशियल हार्म टू द ऑर्गेनाइजेशन, ईदर डायरेक्टली थ्रू मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स और इनडायरेक्टली थ्रू मैनुपुलेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अगेन सुपर डुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम एमसीक्यू परस्पेक्टिव। जब भी हम फ्रॉड की बात करते हैं, तो दो तरीके से फ्रॉड हो सकता है। एक तो मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स, जो कंपनी के जो एम्प्लॉयज होते हैं उनके द्वारा, उन्होंने कोई स्टॉक जो है वो अपने उसमें हेरा फेरी कर दी, कैश में हेरा फेरी कर दी, है ना। या फिर अमाउंट जो है, जो भी उन्हें रिसीव हो रहा है, मतलब एक अगर सेल्स डिपार्टमेंट वाला पर्सन कह रहे हैं, वो खुद अपने अकाउंट में उसने कुछ कर दिया ट्रांसफर, और सही से रिकॉर्ड्स नहीं मेंटेन करे ऑर्गेनाइजेशन के लिए, तो ये किसके एग्जाम्पल में आएगा, मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स। पॉइंट टू बी नोटेड, एक चीज आपको बहुत अच्छे से समझने की जरूरत है। जब भी हम मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स की बात करते हैं, तो वहां पर हम कहते हैं कि जो भी कंपनी या किसी ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज हैं, तो वो जो है हेरा फेरी करते हैं। चाहे कैश की एम्बेजलमेंट हो गई, है ना, कैश का घपला हो गया, या फिर किसी स्टॉक का घपला हो गया, है ना, तो ये मिस अप्रोप्रिएशन कहलाता है। दूसरा होता है इनडायरेक्टली मैनुपुलेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। मैनुपुलेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स स्पेशली मैनेजमेंट करती है, दोज चार्ज विद द गवर्नेंस एंड मैनेजमेंट, टॉप मोस्ट अथॉरिटीज। वो ऐसा क्यों करेंगे, क्यों विंडो ड्रेसिंग करेंगे? विंडो ड्रेसिंग का मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में हेराफेरी करनी, सेल्स उतनी है नहीं है जितनी वो दिखा रहे हैं, या फिर बैलेंस शीट की अगर बात करें, उसमें कुछ आइटम शो करें, फिक्स एसेट जो है ही नहीं, ताकि वो अच्छे से अपने स्टेक होल्डर्स कौन होते हैं, जो कि कंपनी के साथ डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एसोसिएटेड होते हैं, ठीक है, चाहे शेयर होल्डर्स हो गए, स्टाफ मेंबर्स हो गए, सप्लायर्स हो गए। तो इन सबको आप कॉन्फिडेंस में लेने के लिए मैनुपुलेशन कर रहे हो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की, ठीक है। तो फ्रॉड में हमने क्विकली एक डिस्कशन करते हैं, क्या पढ़ा, ये एक इलीगल एक्ट है फ्रॉड। देन
इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनल ऑडिटर्स की डेफिनेशन जो दी गई है वो फ्रॉड के बारे में क्या है, कि आप धोखा देते हो, कुछ छुपाते हो, भरोसा तोड़ते हो, जानबूझ के आप ये करते हैं, धोखा देने के लिए करते हैं ताकि मनी या फिर प्रॉपर्टी ये सारा कुछ आप जो है प्रोक्योर करते हैं। एंड जो भी फाइनेंशियल लॉस हम फ्रॉड की वजह से बात करते हैं वो दो तरीके से, दो कारणों की वजह से, दो कॉजेस की वजह से होता है। पहला मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स और दूसरा मैनुपुलेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अब आगे बढ़ते हैं। संदीप आप प्लीज म्यूट कर लीजिए ताकि ये फिर बैकग्राउंड नॉइस ना आए। इनकेस अगर आपको कुछ पूछना होगा आप चैट बॉक्स में पूछ सकते हैं, क्योंकि दूसरे स्टूडेंट्स के लिए लेक्चर रिकॉर्ड भी हो रहा है, दैट्स व्हाई। थैंक यू। आगे बढ़ते हैं। फ्रॉड। फ्रॉड जैसे कि हम ने अभी तक डिस्कस करा, ये जानबूझ के ये एक्ट किया जाता है धोखा देने के लिए, और दो तरीके से हो सकता है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। डायरेक्टली अगर बात की जाए तो कंपनी के एम्प्लॉयज के द्वारा, जो कि हमने मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स पढ़ा है, या फिर फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। अब ये जो हमने बात करी कि फ्रॉड या तो मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट से होगा या फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग से होगा, दोनों ही सिचुएशंस के अंदर अगर बात की जाए तो इसमें फ्रॉड ट्रायंगल आता है। फ्रॉड ट्रायंगल क्या आता है? तो चलिए हम डिस्कशन कर रहे थे, हम ये डिस्कस कर रहे थे, फ्रॉड ट्रायंगल के बारे में हमारा डिस्कशन था, कि जो हम कहते हैं कि मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स हो रहा है या फिर फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग हो रहा है, तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में तीन मेजर रीजंस हो सकते हैं। एक तो प्रेशर या फिर इंसेंटिव, दूसरा अपॉर्चुनिटी, और तीसरा रैशनलाइजेशन, जिसको कि हम एटीट्यूड भी कहते हैं। रैशनलाइजेशन या फिर एटीट्यूड। अब तीनों को वन बाय वन पढ़ेंगे, फिर इसका इन डेप्थ जो है हम वो भी डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से ये तीनों चीजें इम्पैक्ट डालती हैं, फ्रॉड किस तरह से एक्चुअल में होता है। अगर हम बात करें इंसेंटिव्स और प्रेशर्स के बारे में, जैसे कि मैं कंपनी की एम्प्लॉय हूँ, मेरे को ब्राइबरी दी जा रही है, रिश्वत दी जा रही है कि विंडो ड्रेसिंग कर दो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को, या फिर सेल्स के फिगर्स इन्फ्लेट कर दो। तो ये मेरे ऊपर मैनेजमेंट की तरफ से या तो मुझे ब्राइब करके हो सकता है, या फिर प्रेशर हो सकता है कि आपको जॉब से निकाल देंगे। इसकी वजह से तो फ्रॉड होता है। सो वन ऑफ द रीजन इन द फ्रॉड ट्रायंगल, फ्रॉड ट्रायंगल का मतलब ये है कौन से थ्री मेजर रीजंस है जिनकी वजह से फ्रॉड होता है। एक तो इंसेंटिव और प्रेशर, दूसरा अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी मतलब हमें ऐसी वर्क प्लेस पे एक ऐसी सिचुएशन मिली, एक ऐसी अपॉर्चुनिटी मिली जिससे हम फ्रॉड कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे टू फ्रेंड्स हैं, एक का फैमिली बिजनेस है और दूसरे उसके फ्रेंड ने उसी के फैमिली बिजनेस में ज्वाइन करा है। तो फ्रेंड ज्यादा अपने बिजनेस में इन्वॉल्व नहीं है, अपने दूसरे फ्रेंड के ऊपर ही पूरा जो है रिलाई करता है। तो ये उसको क्या मिली, एक अपॉर्चुनिटी मिली, ठीक है, ताकि वो क्या कर पाए, ताकि वो अपने फ्रेंड को कॉन्फिडेंस में ले पाए, उसी के बिजनेस में क्या कर पाए, हेरा फेरी। तो ये क्या है, ये किसका एग्जाम्पल होगा, अपॉर्चुनिटी का एग्जाम्पल होगा। आगे बढ़ते हैं। आगे जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है इसी के विद रिस्पेक्ट टू, वो रिलेट करता है एटीट्यूड या फिर रेशनलाइजेशन। फ्रॉड ट्रायंगल का जो तीसरा कारण या तीसरा पॉइंट है, रेशनलाइजेशन या एटीट्यूड, इससे आप क्या समझते हैं? ऑब्वियसली एक पर्सन का परसेप्शन। जैसे कि मैं अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में जॉब कर रही हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि मैं बहुत अपने एफर्ट्स दे रही हूँ, लेकिन मैं जितने अपने एफर्ट्स दे रही हूँ उसको एंड में मुझे उसके जो है रिवॉर्ड्स नहीं मिल रहे, सैलरी नहीं मिल रही, रेम्युनरेशन नहीं मिल रहा, बोनस नहीं मिल रहा, इंसेंटिव नहीं मिल रहे, जिसकी वजह से मैं इस ऑर्गेनाइजेशन में जो है मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स करना स्टार्ट कर देती हूँ, घपलेबाजी स्टार्ट हो जाती है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली कैसे भी जो मुझे चांस मिल रहा है। तो ये किसका एग्जाम्पल होगा फ्रॉड ट्रायंगल का, किसका रीजन होगा? रेशनलाइजेशन। कि मैंने ये धारणा बना ली है, मैंने ये रेशनल बना लिया है कि ऑर्गेनाइजेशन को मैं जितना कंट्रीब्यूट कर रही हूँ एज एन एम्प्लॉय, वो उतना मेरे को वापस से उस तरह से नहीं पे बैक कर रही है। तो हम इसमें अभी तक इस स्लाइड में हमने यही सीखा, जो कि सुपर डुपर इंपॉर्टेंट है। एमसीक्यू में इसी में से कम आपके 4-5 क्वेश्चन बन जाते हैं। फ्रॉड किन कारणों की वजह से होता है? या तो एम्प्लॉयज फायदा उठाते हैं मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स से, या फिर होता है फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग से। अब आगे अगर बात की जाए, अगर हम बात करें, ये जो दोनों ही कंडीशंस है,
तो तीन इसके मेन कारण हो सकते हैं जिसको हम फ्रॉड ट्रायंगल भी कह सकते हैं। इंसेंटिव या प्रेशर, आपको मैनेजमेंट की तरफ से प्रेशर है कि जॉब से निकाल देंगे, या आपको ब्राइबरी दे रहे हैं, इंसेंटिव दे रहे हैं कि आप करो फ्रॉड, या फिर आपको एज एन एम्प्लॉय कोई अपॉर्चुनिटी मिल रही है, या फिर रेशनलाइजेशन और एटीट्यूड। इसका मतलब ये है कि आपका परसेप्शन है बीइंग एन एम्प्लॉय कि मुझे जितना मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा, इसलिए मुझे फ्रॉड करना चाहिए। दिस इज कॉल्ड रेशनलाइजेशन, राइट। अब ये अभी तक हमने फ्रॉड का पढ़ा कि फ्रॉड की डेफिनेशन क्या है इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनल ऑडिटर के द्वारा, कैसे कैसे ये फ्रॉड हो सकता है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, और किस तरह से फ्रॉड ट्रायंगल में पॉइंट्स इन्वॉल्व हैं, अपॉर्चुनिटी मिल रही है, रैशनलाइजेशन है, या फिर इंसेंटिव या प्रेशर है। अब आगे यही जो हमने तीनों पॉइंट्स पढ़े हैं, यही जो है रिस्क ऑफ फ्रॉड होते हैं कि फ्रॉड इन्हीं कारणों की वजह से होता है, अपॉर्चुनिटी या प्रेशर या रैशनलाइजेशन, जो कि मैं अभी समझा के हटी हूं, और इनको हम फ्रॉड ट्रायंगल भी कहते हैं। इट अकर्स, रेशनलाइजेशन की बात करें, व्हेन अ पर्सन एट्रीब्यूट्स हिज और हर एक्शन टू रैशनल क्रेडिबल मोटिव्स विदाउट द एनालिसिस ऑफ ट्रू एंड कॉन्शियस मोटिव फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। बिना कुछ अच्छे से समझे बगैर ही वो एक धारणा बना लेता है, परसेप्शन बना लेता है कि ऑर्गेनाइजेशन उसको अच्छे से उतना क्वेंटम नहीं दे रही है जितना वो डिजर्व करता है। सो ये भी क्या है, ये रेशनलाइजेशन है। तो फटाफट से इसको रिपीट करेंगे बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। रिस्क ऑफ फ्रॉड का मतलब होता है कि फ्रॉड होगा और उसका ऑर्गेनाइजेशन पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। अगर बात की जाए फ्रॉड के ट्रायंगल या कारणों की, तो अपॉर्चुनिटी आपको मिलती है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर तभी आप फ्रॉड कमिट करते हैं, या मैनेजमेंट की तरफ से आपको इंसेंटिव या कोई प्रेशर है, या फिर एज एन इंडिविजुअल भी आपको कोई आपने धारणा बना ली है, रेशनलाइजेशन है कि आपको जितना मिलना चाहिए उतना ऑर्गेनाइजेशन से नहीं मिल रहा। सो इट्स हाई टाइम टू कमिट फ्रॉड इन द कैपेसिटी ऑफ एन इंडिविजुअल, कि आपका पर्सनल परसेप्शन एज एन एम्प्लॉय जिसकी वजह से आप फ्रॉड करते हो। तो फटाफट से फ्रॉड ट्रायंगल के तीन मेन पॉइंट्स क्या हैं, या रिस्क ऑफ फ्रॉड, अपॉर्चुनिटी, सिचुएशनल प्रेशर, और तीसरा रैशनलाइजेशन। इन्हीं के विद रिस्पेक्ट टू हम बहुत डिटेल में एग्जांपल्स भी अभी कवर करेंगे। तो चलिए वन बाय वन हम एग्जांपल कवर करते हैं। सबसे पहले हमारे पास आ जाएगा अपॉर्चुनिटी टू कमिट फ्रॉड, है ना। फ्रॉड ट्रायंगल में हमने पहला क्या पढ़ा था कि आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है, राइट। आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है जिसकी वजह से आप फ्रॉड करते हैं। सो the engagement had been scheduled by the chief audit executive to address unusual inventory shortage revealed in the annual physical inventory process at a large consumer goods warehouse operation। तो कहने का क्या मतलब है कि एक चीफ ऑडिट एग्जीक्यूटिव कौन होता है, पहले आपको ये समझना चाहिए। इंटरनल ऑडिट के टीम मेंबर्स में जो सबसे ऊपर का पर्सन होता है, टॉप मोस्ट पर्सन होता है ऑडिट टीम में, ही इज रेफर टू एज चीफ ऑडिट एग्जीक्यूटिव, राइट। तो उन्होंने क्या पाया कि एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसका जो शॉर्टेज चल रही है स्टॉक में, है ना, आए दिन शॉर्टेज चल रही है, और वो कंज्यूमर गुड्स वेयर हाउस, मतलब कंज्यूमर गुड्स बेचते हैं और वेयर हाउस में सारी गुड्स पड़ी है, फिर भी शॉर्टेज हो रही है आए दिन। तो क्या दिक्कत है इसमें, क्या है, डिटेल में पढ़ते हैं। अ साइकिल काउंट प्रोग्राम हैड बीन इंस्टॉल्ड इन द स्टोर रूम एट द बिगनिंग ऑफ द ईयर। साल की शुरुआत में एक साइकिल काउंट प्रोग्राम हो गया था, जिसके विद रिस्पेक्ट टू क्या होता है, in the place of disruptive process of counting one entire product line at the end of each month। अब यहां पर एक टर्मिनोलॉजी का यूसेज हुआ है, उसको हम समझेंगे। प्रोडक्ट लाइन, प्रोडक्ट लाइन, वन प्रोडक्ट लाइन का मतलब ये है जब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बहुत सारे प्रोडक्ट्स भी बना रही है लेकिन एक ही प्रोडक्ट लाइन वो रखती है, मतलब एक ही ब्रांड के अंदर अपने आप को प्रमोट करती है, तो उसको बोलते हैं प्रोडक्ट लाइन, ठीक है। तो उसके जो भी गुड्स और स्टॉक पड़ी है, तो एक ही प्रोडक्ट लाइन के अंदर पड़ी है, फिर भी शॉर्टेज आ रही है आए दिन। तो फिर the cycle count program appeared effective because only nine minor adjustments had been made for the entire year on the several thousand different products located in the storeroom। अब वो कहते हैं कि 9 ही माइनर एडजस्टमेंट्स आई इतना कुछ करने के बाद भी। बट यहाँ प्रॉब्लम क्या है कि जो स्टोर रूम का सुपरवाइजर है, उसने कहा कि 15 stock room personnel selected one item each day for cycle count based on how efficiently the item can be counted। बहुत बड़ा वेयर हाउस है, बहुत बड़ा वेयर हाउस होने की वजह से वहां पर एक 15 जो है टीम मेंबर्स हैं जो कि क्या करते हैं, आए दिन हर दिन क्या करते हैं, कोई भी एक आइटम उठाते हैं और अपना सैंपल के तौर पे देख लेते हैं कि वो अवेलेबल है काउंट करने के परस्पेक्टिव से। तो यहाँ पर क्या फ्रॉड होने के चांसेस है, आप मुझे बताइए। बिल्कुल,
क्यों? क्योंकि जो उसकी देखरेख कर रहे हैं वही काउंटिंग कर रहे हैं। हमने क्या बोला कि जो स्टॉक रूम में पर्सनल थे, पर्सनल मतलब एम्प्लॉयज, वर्कफोर्स, टीम मेंबर्स, पर्सनल वही होते हैं, तो वही जो वहां पर अपॉइंटेड है, तो सैम्पलिंग बेसिस पे उठा के जो काउंटिंग का काम भी वही देख रहे हैं। तो यहाँ पर फ्रॉड क्यों है? बिकॉज देयर इज नो सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज। सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज का क्या मतलब है? एक ही पर्सन जो है मल्टीपल काम देख रहा है, उसका जो काम है कोई दूसरा पर्सन क्रॉस चेक नहीं कर रहा। जो वहां पर ड्यूटी दे रहे हैं वेयर हाउस में वही उसकी काउंटिंग भी कर रहे हैं। तो सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी तो हुआ नहीं, इसमें डिफरेंट डिफरेंट पर्सन होने चाहिए थे कि काउंटिंग कोई और करे और ड्यूटी पे कोई और हो जो वेयर हाउस में है। जिसकी वजह से यहाँ पर क्या है, तो अपॉर्चुनिटी हो गई ना फ्रॉड होने की, कि कोई भी पर्सनल जो है उसी के पास राइट है, वही वेयर हाउस देख रहे हैं। और वो ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि सारे के सारे जो है अपने आप में कोनाइवेंस करके, कोनाइवेंस का मतलब ये है कि मिल के फ्रॉड कर रहे हैं वो, है ना? क्यों? क्योंकि वही केयर टेक कर रहे हैं और काउंट भी वही कर रहे हैं। सेपरेट सेपरेट पर्सन तो अपॉइंटेड नहीं है काउंटिंग के लिए और देखरेख के लिए। तो यहाँ अपॉर्चुनिटी मिल रही है उनको कि वो फ्रॉड कर सके। तो ये हम एग्जाम्पल यहाँ पर सीखने की कोशिश कर रहे हैं कि अपॉर्चुनिटी टू कमिट फ्रॉड क्या है। अपॉर्चुनिटी टू कमिट फ्रॉड का मतलब ये है जहां पर आपको एक चांस मिल रहा है फ्रॉड करने का, दैट इज रेफर टू एज अपॉर्चुनिटी। लेकिन सजेशन के तौर पे अगर बात की जाए, सिलेक्शन ऑफ आइटम शुड बी बेस्ड ऑन रिलेटिव वैल्यूज के अकॉर्डिंगली होना चाहिए, वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शंस के अकॉर्डिंगली होना चाहिए। और दूसरा, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज होनी चाहिए। जो देखरेख कर रहे हैं वो डिफरेंट होने चाहिए और जो काउंटिंग कर रहे हैं वो डिफरेंट पर्सन होने चाहिए। ये एग्जाम्पल हुआ आपका अपॉर्चुनिटी का। तो अपॉर्चुनिटी का एक वन ऑफ द एग्जाम्पल क्या हो गया जो हमने समझने की भी कोशिश करी, अपॉर्चुनिटी टू कमिट फ्रॉड, कि जब जहां पर सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज नहीं है, एक पर्सन का काम दूसरा पर्सन काउंटर चेक नहीं करता। नेक्स्ट, जैसे कि मैंने आपको समझाने की कोशिश करी थी, रेशनलाइजेशन एग्जाम्पल। रेशनलाइजेशन मीन्स कहां से बना है? रेशनल वर्ड से, खुद का परसेप्शन, पर्सनल परसेप्शन। अगर किसी एम्प्लॉय को ये लगता है कि उसको जितना रेम्यूनरेशन और रिवॉर्ड मिलना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से नहीं मिल रहा, तो मुझे फ्रॉड करना चाहिए, उसने खुद से ही धारणा बना ली है, दैट इज रेफर टू एज रेशनलाइजेशन। ठीक है? और अभी तक हम किसको ही डिटेल में पढ़ रहे हैं? फ्रॉड ट्राइंगल जो हमने कहा था ना, कि रिस्क किन किन कारणों की वजह से होता है। पहला कारण अपॉर्चुनिटी मिलती है तो होता है, दूसरा कारण रेशनलाइजेशन, आपका खुद का परसेप्शन। एग्जाम्पल इसका भी डिस्कस कर लेते हैं। रेंडी एंड जॉन हैड नॉन ईच अदर फॉर मेनी इयर्स। दो फ्रेंड्स थे, रेंडी एंड जॉनी, बहुत सालों से एक दूसरे को जानते हैं। दे हैड बिकम बेस्ट फ्रेंड्स इन कॉलेज। दोनों ने अकाउंटिंग करी, अकाउंटिंग में कोर्स स्पेशलाइजेशन करी। ग्रेजुएशन के बाद जो रेंजी वन ऑफ द फ्रेंड था उसने फैमिली बिजनेस अपना ज्वाइन कर लिया। उसके जो फैमिली बिजनेस ग्रोसरी का बिजनेस था जो बहुत ही पुश्तों से चला आ रहा था फॉर मेनी जनरेशंस। तो जो जॉन था उसको जॉब नहीं मिल रही थी, तो रैंडी ने अपने ही बिजनेस में अपने फ्रेंड को जॉब ऑफर करी और वो स्टार्टिंग में बहुत केपेबल एम्प्लॉय जो है वो बना। देन उसने अपनी एबिलिटीज दिखाई और ज्यादा से ज्यादा काम जो है लेना शुरू कर दिया। ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी शुरू कर दी। लेकिन एक टाइम के बाद, आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम, जॉन वॉज डूइंग ऑल ऑफ द अकाउंटिंग का काम भी वही देख रहा है, ऑथराइजेशन का काम, चाहे वो चेक हो, कैश हो, इन्वेंट्री हो, डॉक्यूमेंट्स हो, रिकॉर्ड्स हो, इवन बैंक रिकंसिलिएशन हो, बीआरएस वगैरह, सारा कुछ वही कर रहा है। उसने भरोसा जीत लिया पहले। सो जॉन वॉज ट्रस्टेड एंड कंप्लीटली एंड हैंडल्ड ऑल फाइनेंशियल फंक्शन, सारे वही देख रहा था और कोई भी उसका वर्क क्रॉस चेक नहीं कर रहा था। तो यहाँ पर सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज नहीं है। तो यहाँ पर, लेकिन अब आप कब मुझसे क्वेश्चन होना चाहिए, मैम अब आप रेशनलाइजेशन और अपॉर्चुनिटी के बीच में हमें डिफरेंस बताइए ना। अपॉर्चुनिटी में ये था कि आपको एक वहां पर चांस मिल रहा है फ्रॉड करने का, लेकिन यहाँ पर रेशनलाइजेशन में क्या है? उसकी पर्सनल धारणा। यहाँ पर हम आगे पढ़ेंगे, विल गेट टू नो कि उसको लगा कि उसका बिजनेस तो बहुत तरक्की कर रहा है, मेरे को उतना रिवॉर्ड नहीं मिल रहा, तो मुझे फ्रॉड करना चाहिए। तो यहाँ पर अपॉर्चुनिटी नहीं है, यहाँ पर खुद ही उसने पर्सनल परसेप्शन बनाया। तो ये फ्रॉड ट्रायंगल का या फिर फ्रॉड का कारण कह लो, वो रेशनलाइजेशन है। आगे बढ़ते हैं। रैंडी डिसाइडेड टू एक्सपैंड द बिजनेस एंड ओपन सेवरल न्यू स्टोर्स। उसका जो फ्रेंड था जिसके बिजनेस में इन्वॉल्व है उसने और स्टोर्स खोल लिए। एंड रैंडी वाज ऑलवेज हैंडलिंग द मोस्ट अर्जेंट प्रॉब्लम, क्राइसिस मैनेजमेंट वो देख रहा था। ठीक है? एंड बट सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि जो उसका फ्रेंड है जॉन, वो सारी उसको जो है ही असिस्टेड विद द प्रॉब्लम्स हिज ड्यूटीज। मतलब ये है कि जॉन को ये लगता था कि मैं बहुत
अच्छा काम कर रहा हूँ जिसकी वजह से मुझे रिवॉर्ड्स नहीं मिल रहे। उसने पहले क्या किया, एट फर्स्ट अमाउंट स्टोलन बाय जॉन वर स्मॉल, छोटे छोटे अमाउंट्स की चोरी करी। फिर बाद में जो है उसने अकाउंट बैलेंसेस में भी हेरा फेरी शुरू करनी, और जब उसका लालच बढ़ गया, व्हेन ही बिकेम मोर ग्रीडी, तो उसने और ज्यादा मैनिपुलेशन शुरू कर दी। क्यों? क्योंकि उसको ऐसा लगता था, यहाँ पर हमारी की लाइन है, ही फेल्ट दैट ही वॉज अ क्रिटिकल मेंबर ऑफ द बिजनेस टीम। वो सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, और वो कंपनी के सक्सेस के लिए बहुत ज्यादा जो है कंट्रीब्यूशन रखता है, और उसकी सैलरी जो है उतनी नहीं है जितनी उसके मिलने चाहिए थी। आगे बात परसेप्शन की, तो इस वजह से एग्जाम्पल किसके अंडर आएगा, रेशनलाइजेशन के अंदर। और उसका ऐसा मानना भी है कि अगर मुझको हटा के कोई और पर्सन अपॉइंट करेंगे, तो दो या दो से ज्यादा, इवन तीन बंदे भी लग सकते हैं उसको जो है रिप्लेस करने के लिए। सो एज द अमाउंट्स बिकेम लार्जर एंड लार्जर, उसने और ज्यादा घपलेबाजी शुरू कर दी। वो उसने एक्सपेंसिव गाड़ियां खरीद ली, अपने फ्रेंड्स को ट्रिप्स पे ले जाना शुरू कर दिया, फैमिली को सेवरल ट्रिप्स पे ले जाना शुरू कर दिया, कंट्री क्लब, एक्सपेंसिव एक्सपेंसिव सारी चीजें वो कर रहा है। अब यहाँ पर आपको एक और चीज नोटिस करने की जरूरत है, जो कि आपके एमसीक्यू के परस्पेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट है। अभी तो हम फ्रॉड के कारणों की बात कर रहे हैं, बट सिम्टम्स ऑफ फ्रॉड, है ना, इंडिकेटर्स क्या है फ्रॉड के, सबसे इंपॉर्टेंट लाइफस्टाइल चेंज। तो यहाँ पर जो है क्या हो रहा है, उसका जॉन जो है उसका फ्रेंड है, क्यों हम कह रहे हैं यहाँ पर फ्रॉड होने के चांस है, रीजन उसका रहा है रेशनलाइजेशन। रीजन क्या रहा है, रेशनलाइजेशन, कि जितना मिलना चाहिए उतना नहीं मिल रहा, जिसकी वजह से वो फ्रॉड कर रहा है। लेकिन पता कैसे चलेगा, सिम्टम पता कैसे चलेगा, उसके लाइफस्टाइल की वजह से। तो लाइफस्टाइल सिम्टम हो गया, ठीक है, कि उसका लाइफ टाइम में जो लाइफ स्टाइल है उसमें बहुत मेजर चेंजेस आ रहे हैं, एक्सपेंसिव कार्स ले रहा है, एक्सपेंसिव फोन्स ले रहा है, आए दिन ट्रिप पे जा रहा है। देन ऐसा ही फ्रॉड 6 इयर्स तक चला, और बिजनेस और पुअरली मतलब फाइनेंशियल टर्म्स में होता गया, कंपनी को लॉसेस होने स्टार्ट कर दिए। फिर उसके बाद जो रैंडी, जो उसका फ्रेंड था, उसने ऑडिट करवाया, रैंडी के बैंक ने भी आगे जो है ऑडिट के लिए बोला। फाइनली जॉन ने कन्फेस किया कि जितने भी घपले हैं उसने करे थे, एम्बेजलमेंट्स। एंड व्हेन डिस्कसिंग frauds, the pressures, opportunities and rationalizations that cause allow a perpetrator, मतलब perpetrator कौन है यहाँ पर, जॉन जो घपला कर रहा है, to commit the fraud are often identified। और यहाँ पर आप मुझे बताएं, अभी अभी मैं बता के हटी हूँ, सिम्टम्स और फ्रॉड की बात की जाए तो कौन सा सिम्टम आता है। तीन तरह के सिम्टम्स ऑफ फ्रॉड होते हैं आपके, आपका बिहेवियर वाला, लाइफस्टाइल वाला, ये डॉक्यूमेंट टेम्परिंग वाला, ठीक है। तो तीनों में से मुझे चैट बॉक्स में बताइए, तो यहाँ पर क्या ये बिहेवियरेबल है। बिहेवियरेबल सिम्टम क्या होता है कि आप एंजाइटी फीलिंग में आ जाओ, आए दिन आर्ग्यूमेंट्स कर रहे हो, है ना, आपके बिहेवियर से रिफ्लेक्ट हो रहा है, दैट इज कॉल्ड बिहेवियर सिम्टम ऑफ फ्रॉड। तो अगर कोई पर्सन इस तरह से बिहेव करता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, यानी कि समथिंग इज फिशी, कुछ ना कुछ गड़बड़ है। दूसरा, वो डॉक्यूमेंट्स में हेरा फेरी कर रहा है। और तीसरा यहाँ पर सिम्टम और फ्रॉड क्या हो सकता है, लाइफस्टाइल चेंज। तो यहां पर कौन कौन से सिम्टम्स हैं बताइए इन तीनों में से। लाइफस्टाइल, यस, लाइफस्टाइल सिम्टम है यहां पर। और इसके साथ साथ जब उसने कोई डॉक्यूमेंट्स में अगर वो हेरा फेरी करता है, जो कि उसने पहले करी, क्योंकि उसका इम्पैक्ट पड़ा लाइफस्टाइल में, तो लाइफस्टाइल सिम्टम हुआ। तो जब वो डॉक्यूमेंट्स में हेरा फेरी करता है, तो वो कौन सी कैटेगरी में आएगा, वो आएगा डॉक्यूमेंट टेम्परिंग वाला, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, सिचुएशनल प्रेशर। अभी तक जब हम फ्रॉड ट्रायंगल के दो पॉइंट्स को डिस्कस कर चुके हैं, हमने अपॉर्चुनिटी को डिस्कस कर लिया है, और इसके साथ साथ हमने रेशनलाइजेशन को भी डिस्कस कर लिया है। अब एक एग्जांपल करेंगे प्रेशर का। देखो, सिचुएशनल प्रेशर दो तरीके से बना सकती है कोई भी ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉय के ऊपर, उसको या तो उसको ब्राइब दे के या इंसेंटिव दे के किसी किसी भी तरह ये फ्रॉड करे, और ऑर्गेनाइजेशन की जो पिक्चर है स्टेक होल्डर्स की नजरों में अच्छी रहे, या फिर उसको धमका के कि आपको जॉब से निकाल देंगे। दोनों ही सिचुएशंस क्या है, इंसेंटिव्स या फिर प्रेशर। तो चलिए इसका भी एग्जांपल जो है हम कॉम्प्रिहेंसिव मैनर में डिस्कस करते हैं। सो pressure to commit fraud often arises when individuals face financial difficulties, personal crisis, or external demand that push them to seek illegitimate means to alleviate their problems। but यहाँ पर जो हम example discuss करने वाले हैं वो क्या है, imagine an employee, let's call her Sarah, who is facing significant financial challenges, she is struggling to meet her mortgage payments। उसके जो है, उसने कोई लोन लिए होंगे, mortgage ली होगी, mortgage करवाई होगी, उसके payments उसको देने हैं, क्रेडिट कार्ड्स के भी बहुत से उसके बिल हो गए हैं, उसके फैमिली मेंबर्स के मेडिकल एक्सपेंसेस बहुत हैं,
ठीक है, बहुत हार्ड वर्क कर रही है, लेकिन सारा फील्ड ओवरहैंड, और कोई उसको उसकी फाइनेंशियल मतलब फाइनेंशियल ट्रबल में है देखा जाए तो। आए दिन उसको जो है अपने डेट्स के विद रिस्पेक्ट टू फैमिली मेंबर्स की मेडिकल उसके लिए, और उसको ऐसा लगता है कि उसकी जॉब भी सिक्योर नहीं है ना। अब यहाँ पर क्या हो गया, और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि अगर उसको उसके सीनियर मैनेजमेंट ये बोलते हैं कि वो जो है उसको जॉब का खतरा है, उसको ये मेरी जॉब चली जाएगी तो मैं क्या करूंगी, है ना। सारा ये फरती है, मैं कहाँ से मेडिकल बिल्स भरूंगी फैमिली मेंबर्स के, कहाँ से मैं अपनी डेट्स चुकाऊंगी, कैसे फाइनेंशियल फैमिली ऑब्लिगेशंस को फुलफिल करूंगी। तो वो मैनेजमेंट के प्रेशर में आके अगर कुछ फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स की मैनुपुलेशन करती है, सेल्स को बढ़ा दिया या कोई ऐसी एसेट शो कर दी बैलेंस शीट में जो है ही नहीं, है ना, या फिर अपने बिजनेस की मनी को वो डाइवर्ट करती है पर्सनल यूज के लिए, तो ये सारी चीजें उसको क्या कर रही हैं, प्रेशराइज कर रही है ना। तो ये किसका एग्जाम्पल हुआ, सिचुएशनल प्रेशर कह लो, या फिर इसको आप इंसेंटिव्स या फिर अदरवाइज भी प्रेशर बोल सकते हैं। बट यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन ये अराइज होता है जो कि सुपर डुपर इंपॉर्टेंट है, तो हम फर्क कैसे करें रैशनलाइजेशन के बीच में और सिचुएशनल प्रेशर के बीच में। अगेन अगर हम रैशनलाइजेशन की बात करें तो आपकी पर्सनल धारणा है, आपने ये सोचा है कि ऑर्गेनाइजेशन आपके लिए गलत, जितना आप डिजर्व करते हो आपको उतना नहीं दे रही, आपके एथिक्स आपको कह रहे हैं कि नाउ इट्स हाई टाइम कि मैं भी कुछ अनड्यू एडवांटेज उठाऊं ऑर्गेनाइजेशन से, सो उसको हम कहते हैं रैशनलाइजेशन। जैसे कि एम्बेजलमेंट ऑफ कैश हो गया, घपला करने की कोशिश कर रहे हो, है ना, तो वो भी इसी का एग्जाम्पल है। लेकिन सिचुएशनल प्रेशर में क्या होता है, इंटरनल फैक्टर्स नहीं है, ठीक है, क्योंकि रैशनलाइजेशन में एस्पायरेंट्स हमने क्या पढ़ा है कि इंटरनल फैक्टर्स होते हैं ना ऑर्गेनाइजेशन के, कि मुझे जितना मिलना चाहिए उतना नहीं मिल रहा, और उसका खुद का भी पर्सनल परसेप्शन। लेकिन सिचुएशनल प्रेशर क्या है, एक्सटर्नल फैक्टर्स और सर्कमस्टांसिस की वजह से होती है, जिसकी वजह से प्रेशर आता है इंडिविजुअल के ऊपर कि वो फ्रॉड कमिट करे। जैसे कुछ फाइनेंशियल डिफिकल्टी है, मॉर्गेज, जैसे हम ऊपर सारा वाला एग्जांपल करके आए थे, जिसकी वजह से उसने फंड्स में एम्बेजलमेंट किया, या फिर इवन सीनियर अथॉरिटीज ने उसको बोला, है ना। अब यहाँ पर आप एक चीज आराम से समझिए, ये वाला इंपॉर्टेंट है, लास्ट पैराग्राफ ये वाला पूरा। In summary, rationalization involves the mental process of justifying fraudulent actions to oneself, providing a moral psychological justification in unethical or illegal behavior. खुद को समझाने की कोशिश करता है एम्प्लॉय कि मेरे को जितना मिलना चाहिए था, मैंने इतना एफर्ट्स इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए लगाया, लेकिन मेरे को नहीं मिला, जिसकी वजह से वो फ्रॉड करता है, दैट इज रैशनलाइजेशन। लेकिन सिचुएशनल प्रेशर में एक्सटर्नल सर्कमस्टांसेस होते हैं इंडिविजुअल्स को फ्रॉड की, उसकी वजह से वो करता है, ठीक है। और जो हमने सारे कारण पढ़े हैं, चाहे अपॉर्चुनिटी टू कमिट फ्रॉड वाली, जैसे वो दो फ्रेंड्स होते हैं, वहां पर उसको अपॉर्चुनिटी मिल गई दूसरे फ्रेंड को, क्योंकि उसका जो मेन फ्रेंड है, जो फैमिली बिजनेस जिसका है, वो तो देख नहीं रहा, काउंटर को चेक करे ना उसका काम, तो अपॉर्चुनिटी कारण हो सकता है फ्रॉड ट्रायंगल में, वन ऑफ द रीजन रैशनलाइजेशन हो सकता है, या सिचुएशनल प्रेशर भी हो सकता है। तो अभी तक हमने फ्रॉड ट्रायंगल को बहुत ही अच्छे से डिस्कस कर लिया, तीनों कारणों को। अब हम आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने से पहले हम कुछ एग्जाम्पल्स को भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स, एम्बेजलमेंट कर रहे हो आप एसेट्स की। एग्जाम्पल के तौर पे एक एम्प्लॉय है, ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हैंडलिंग कैश रिसीट्स, और वो क्या करता है, कुछ पोर्शन फंड्स का अपने पर्सनल यूज के लिए मैनुपुलेट कर लेता है, ये भी क्या है, फ्रॉड है। अनदर एग्जाम्पल लेते हैं, फिक्टिशियस रेवेन्यूज, मतलब एक्चुअल में रेवेन्यू नहीं आ रहा, फर्जी बिल बना बना के सेल के आप जो है परफॉर्मेंस टारगेट्स को अचीव करने के लिए, अपना स्टॉक प्राइसेस को मार्केट में बढ़ाने के लिए फिक्टिशियस सेल्स शो कर रहे हो, ये भी क्या है, फ्रॉड है। एक्सपेंस मैनुपुलेशन, एक्सपेंसेस इतने हैं नहीं, लेकिन फिर भी आप फॉल्स एक्सपेंस दिखा रहे हो, ताकि जो है आपको लॉस हो जाए, टैक्स वगैरह की पेमेंट ना करनी पड़े, ये भी क्या है, एक तरह का फ्रॉड है। आगे बढ़ते हैं एग्जाम्पल। वेंडर फ्रॉड क्या है, वेंडर होता है सेलर, कि अगर कोई कंपनी का ही एम्प्लॉयर किसी एक्सटर्नल वेंडर जो कि सेलर होते हैं उसके साथ डील कर ले कि मुझे इतनी कमीशन दे देना, मैं सारे के सारे अपनी कंपनी के ऑर्डर्स आपके पास ही जो है वो करवाऊंगा, चाहे मार्केट में कोई और लो रेट मिल रहा है, लेकिन अगर मैं आपके पास सारे ऑर्डर्स प्लेस करवाता हूँ तो आप मुझे कितनी कमीशन दोगे, तो ये भी क्या है, कॉल्यूजन है कंपनी के एम्प्लॉय और वेंडर के बीच में। या फिर इन्वेंट्री थेफ्ट, आपने जो है कुछ हेरा फेरी कर दी कंपनी के स्टॉक में। या फिर फैंटम एम्प्लॉयज और घोस्ट पेरोल, ये क्या होता है कि एक्चुअल में घोस्ट पेरोल कह लो या फैंटम एम्प्लॉयज कह लो, इसका मतलब क्या होता है कि
किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आप किसी एम्प्लॉय की सैलरी शो कर रहे हो जो कि वो एम्प्लॉय एग्जिस्ट ही नहीं करता ऑर्गेनाइजेशन में, उसको हम बोलते हैं घोस्ट एम्प्लॉय या घोस्ट पेरोल, और फैंटम एम्प्लॉयज भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये आप क्यों करते हो? ताकि आप ज्यादा डिडक्शन ले पाए और आगे एक्सपेंसेस को क्लेम कर पाए। आगे बढ़ते हैं। रेशनलाइजेशन हमने पूरा जो है फुल फ्लेश डिस्कस कर लिया। जब आपको खुद से आपका रेशनल और क्रेडिबिलिटी लगती है कि मैंने ऑर्गेनाइजेशन में जितना एफर्ट डाला है, मुझे उस टर्म में उतना एफर्ट नहीं मिला, ठीक है, और उस पर्टिकुलर सिचुएशन में मेरे को फ्रॉड करने का पूरा हक है और मुझे फ्रॉड करना चाहिए, दिस इज कॉल्ड रेशनलाइजेशन। देन अब आगे बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ फ्रॉड की तरफ। टाइप्स ऑफ फ्रॉड बहुत तरह के हो सकते हैं, लेकिन इसके दो मेजर रीजंस हम स्टार्टिंग में पढ़ के आए हैं। सो कैन यू टेल मी इसके दो मेजर रीजंस क्या हैं? मैंने आपको बताया था ना, क्या थे दो मेजर रीजंस? मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स जो कि एम्प्लॉयज करते हैं, और दूसरा मैनुपुलेशन ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को मैनुपुलेट करना। ठीक है, अब इसी के कुछ टाइप्स या एग्जांपल्स और डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि कोई एम्प्लॉय है, कैश चुरा रहा है ऑर्गेनाइजेशन का, या एसेट्स में हेरा फेरी कर रहा है, ठीक है, या रिकॉर्ड्स में एडजस्टमेंट कर रहा है ना, टेम्परिंग कर रहा है रिकॉर्ड्स के साथ, ये भी क्या है? ये भी एक तरह का फ्रॉड है और ये सिम्टम इजिली दिख जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे बाय एडजस्टिंग रिकॉर्ड्स, इसका क्या मतलब है कि उसने दो सेट ऑफ बुक्स मेंटेन कर ली, जिसके पास जिसको बुक्स मेंटेन करनी थी, एक तो वो करता है अपने वैसे रियल वाले, और दूसरा जिसमें एडजस्टमेंट करने के बाद, ताकि हम जो है क्लियर पिक्चर जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ना दिखाएं। इन्फ्लेटेड आप स्टॉक प्राइसेस को अगर लेना चाहते हो, मार्केट में स्टॉक के प्राइसेस बढ़ाना चाहते हो, ज्यादा सेल्स दिखा दो, ज्यादा एसेट्स दिखा दो, रिकॉर्ड्स को एडजस्ट करो, ये भी क्या है एक तरह से, दिस इज अ टाइप ऑफ फ्रॉड। और इसको हम कौन सा फ्रॉड कहते हैं, जिसका मैंने एग्जांपल अभी डिस्कस करा, मैनुपुलेशन ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। और अगर हमने बात करी थी पहले भी एक एग्जांपल से कि एक कंपनी का एम्प्लॉय है, उसने अगर कोई फ्रॉड करा है, किस तरह से कि उसने एक सेटिंग कर ली सप्लायर के साथ कि सारे ऑर्डर्स मैं आपके पास ही प्लेस करवाऊंगा, मेरे को कमीशन रख लो। तो इस तरह की चीजों को हम कैसे रोक सकते हैं? आप ऐसा वेंडर सेलेक्ट कीजिए या सेलर जो कि एक तरह से अप्रूव्ड हो, कंपनी के अप्रूवल के बिना उसको ना सिलेक्ट किया जाए। तो इस तरह से हम कंट्रोल्स लगा सकते हैं। हम इंटरनल ऑडिट में क्या पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं? हम इंटरनल ऑडिट में ये पढ़ने की कोशिश करते हैं कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन पूरी तरह से रिस्क से फ्री नहीं होती, किसी न किसी तरह का रिस्क इन्वॉल्व होता है जिसकी वजह से वहां फ्रॉड होने के चांसेस है। इसलिए वहां पर इंटरनल कंट्रोल्स अच्छे होने चाहिए, और ये इंटरनल कंट्रोल्स अगर अच्छे नहीं है तो फिर आगे इंटरनल ऑडिट में वो चीजें जो है डिटेल में इन्वेस्टिगेट होती है, जो कि हम आगे आज के इसी सेशन के एंड में जाके कुछ एमसीक्यूज भी करेंगे, वहां से आपको चीजें और क्लियर होंगी। नेक्स्ट है एक्सपेंस रीइंबर्समेंट फ्रॉड इज पेमेंट फॉर फिक्टिशियस और इन्फ्लेटेड एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस कभी हुए ही नहीं, मील पे खर्चा फॉर एग्जांपल कभी हुआ ही नहीं, एक्स्ट्रा माइलेज लगी नहीं, पर्सन कभी ट्रेवल के लिए गया नहीं एम्प्लॉय, बोगस एक्सपेंसेस शो कर दी, बोगस बिल शो कर दी, ये भी क्या है? ये भी एक तरह का फ्रॉड है। पेरोल फ्रॉड में जैसे कि मैंने आपको बताया था, घोस्ट एम्प्लॉयज हो गए, फिक्टिशियस एम्प्लॉयज जिनको हम फैंटम एम्प्लॉयज भी बोलते हैं। कहने का क्या मतलब है यहाँ पर पेरोल फ्रॉड में? पेरोल फ्रॉड का मतलब ये है वैसा कोई एम्प्लॉय है नहीं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, बस उसकी सैलरी शो करी जा रही है उसके एक फिक्टिशियस नेम से, ताकि हमें डिडक्शन ज्यादा मिल सके, टैक्स कम पेमेंट करना पड़े। ये भी क्या है? एक तरह का फ्रॉड है। देन कुछ और एग्जांपल्स को डिस्कस करते हैं। इंफॉर्मेशन मिसरिप्रेजेंटेशन का मतलब ये है कि अगर आप फॉल्स इंफॉर्मेशन देने की कोशिश करते हैं स्टेक होल्डर्स की, वो भी फ्रॉड है। करप्शन, जो हम एग्जाम्पल करने की बात कर रहे थे कि जो कंपनी के एम्प्लॉयज हैं, सीनियर मोस्ट अथॉरिटीज उन्हें जो इंसेंटिव दें घूस खिला के, उन्हें ब्राइबरी दे के कि भाई अकाउंटिंग में हेरा फेरी कर दो, ये भी क्या है? फ्रॉड है। फ्रॉड किनके साथ है? फ्रॉड किनके साथ हुआ यहाँ पर? फ्रॉड हुआ शेयर होल्डर्स के साथ, या जो भी बैंक हो गए, सप्लायर्स हो गए, जो कि उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देखते हुए ही आगे डिसीजन लेते हैं कि कंपनी के साथ डील करना है कि नहीं करना। तो उन सब के साथ क्या हो रहा है? फ्रॉड हो रहा है। अब फ्रॉड को फिर से मैं रिपीट करना चाहूंगी, फिर हम आगे बढ़ेंगे। फ्रॉड की अगर हम बात करते हैं तो मिस अप्रोप्रिएशन से भी हो सकता है, जो कि कंपनी के खुद के एम्प्लॉयज करते हैं, या फिर दूसरा कारण है मैनुपुलेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जो कि सीनियर मोस्ट अथॉरिटीज करती हैं। अब आगे सिम्टम ऑफ फ्रॉड। सिम्टम्स ऑफ फ्रॉड का मेरा अलग से इसका जो है एक रील भी है, वो भी जो है इसमें डल जाएगा, जो बच्चे रिकॉर्डिंग्स को देखेंगे तो उसमें सिम्टम्स ऑफ फ्रॉड नाम से एक अलग से लेक्चर भी अपलोड हो जाएगा, जिसमें मैंने डॉक्यूमेंट सिम्टम, लाइफस्टाइल सिम्टम और बिहेवियरल सिम्टम के बारे में डिटेल में भी बताया है।
जब आप दो तरह की सेट ऑफ बुक्स को मेंटेन करते हो, अकाउंट्स में हेरा फेरी करते हो जैसे, वो क्या है, फ्रॉड को छुपाने के लिए वो डॉक्यूमेंट सिम्टम है। एकदम से किसी, जैसे दो फ्रेंड्स वाला एग्जाम्पल किया था, है ना, उसके स्टेटस में इंप्रूवमेंट आ गया, आए दिन ट्रिप्स पे जा रहा है, महंगे मोबाइल फोन्स, महंगी गाड़ियां ले रही है, क्या लाइफस्टाइल सिम्टम हो गया। ठीक है। बिहेवियरेबल सिम्टम, आर्ग्यूमेंट्स करना, एंजाइटी फीलिंग हो रही है उसको, तो ये सारे उसके बिहेवियर से रिफ्लेक्ट होते हैं, तो दिस इज कॉल्ड बिहेवियरेबल सिम्टम। अब आपको दो चीजों से बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना। वो दो चीजें कौन सी हैं? सिम्टम्स ऑफ फ्रॉड डिफरेंट हैं और फ्रॉड ट्रायंगल डिफरेंट है, जो कि रिस्क ऑफ फ्रॉड से रिलेटेड है। फ्रॉड कौन कौन से कांडों की वजह से होता है? अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है, रेशनलाइजेशन है या प्रेशर है, लेकिन सिम्टम अलग है। कि फ्रॉड को हम किस तरह से इंडिकेट कर सकते हैं कि फ्रॉड हुआ है, डॉक्यूमेंट्स वाले पार्ट से, लाइफस्टाइल सिम्टम से, या बिहेवियरल सिम्टम से। तो आप मुझे एक बारी कॉन्फर्मेशन दे दीजिए चैट बॉक्स में। तो क्या आपको सिम्टम्स ऑफ फ्रॉड और फ्रॉड ट्रायंगल, जिसको कि हम रिस्क ऑफ फ्रॉड कह सकते हैं, दोनों के बीच में पूरा क्लियर है? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? सिम्टम्स ऑफ फ्रॉड और आपको फ्रॉड ट्रायंगल या रिस्क ऑफ फ्रॉड कह लो, दोनों में कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, सो दैट वी कैन प्रोसीड फर्दर। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सिम्टम्स ऑफ फ्रॉड को डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। सिम्टम्स ऑफ फ्रॉड का क्या मतलब है? दे आर ऑब्जर्वेशनल इंडिकेटर्स और वार्निंग साइंस दैट में सजेस्ट द अकरेंस ऑफ फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज, है ना। एग्जाम्पल के तौर पे कुछ अनयूजुअल फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स हुई, या कुछ रिकॉर्ड्स हमें अलग से कुछ ऐसा देखे कि वो वैसी एसेट्स है ही नहीं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, है ना। आपने विंडो ड्रेसिंग कर दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, इससे क्या भाव है विंडो ड्रेसिंग से? कि आपने फाइनेंशियल एसेट्स ऐसे दिखाई हुई हैं जो कि एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करती, सिर्फ बुक्स में ही है। ये भी क्या है? ये भी फ्रॉड है। तो रिस्क ऑफ फ्रॉड का क्या मतलब है? रिस्क ऑफ फ्रॉड का मतलब ये है पोटेंशियल वनरेबिलिटी और एक्सपोजर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन टू फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज। यानी कि अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में कंट्रोल्स अच्छे नहीं है, रिस्क अच्छे से मैनेज नहीं है, आई रिपीट दो चीजें, रिस्क अच्छे से मैनेज नहीं है, और उस ऑर्गेनाइजेशन में अगर इंटरनल कंट्रोल्स अच्छे नहीं है, तो वहां फ्रॉड होने के ज्यादा चांसेस है। वनरेबिलिटी मतलब वहां होने की संभावना, है ना, कि वो ज्यादा वहां पर हो सकती है चीज, फ्रॉड। सो इट इज एन असेसमेंट ऑफ लाइकलीहुड एंड इम्पैक्ट ऑफ फ्रॉड अकरिंग विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। अगर हम बात करें रिस्क ऑफ फ्रॉड की, तो दो चीजें हम एनालाइज करते हैं, तो होने की संभावना कितनी है, लाइकलीहुड, और उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, इम्पैक्ट क्या पड़ेगा। सो जब भी हम रिस्क ऑफ फ्रॉड की बात करेंगे, तो लाइकलीहुड ऑफ अकरेंस, होने की संभावना, और उसके साथ साथ उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, उसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। इन सारी चीजों को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं कि फ्रॉड ना हो? अच्छे इंटरनल कंट्रोल्स लगा के, हर पर्सन का जो काम है दूसरा पर्सन क्रॉस चेक करे सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी से, तो इस तरह से हम इन्हें जो है हटा भी सकते हैं। तो सिम्टम्स ऑफ फ्रॉड एक तरह से क्या है? दे आर स्पेसिफिक रेड फ्लैग्स और वार्निंग साइन, सुपर डुपर इंपॉर्टेंट फ्रॉम एमसीक्यू परस्पेक्टिव। आपको ये समझने की जरूरत है कि जो हम सिम्टम्स ऑफ फ्रॉड की बात कर रहे हैं, तो वो हमारे लिए एक वार्निंग सिग्नल्स है, रेड फ्लैग्स भी कहते हैं। आगे एमसीक्यू में ये टर्मिनोलॉजी का यूसेज आएगा, रेड फ्लैग्स। तो यानी कि किन किन कारणों की वजह से पता चलता है कि फ्रॉड हो रहा है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो उसको हम क्या बोलते हैं? रेड फ्लैग्स। ठीक है। अगर आप रिस्क को अच्छे से मैनेज करना चाहते हो, तो आप अच्छे से इंटरनल कंट्रोल्स लगाइए, अच्छे से रिस्क को मैनेज कीजिए, है ना। एंटी फ्रॉड फ्रेमवर्क पूरा एक अच्छा स्ट्रॉन्ग रेडी करो कि ऑर्गेनाइजेशन में इंटरनल कंट्रोल्स बहुत ही स्ट्रॉन्ग रहे। अब कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं जो कि हमें इस तरफ इशारा करते हैं कि इंडिकेटर्स ऑफ फ्रॉड हैं। लेकिन इनको डिस्कस करने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर आपको कोई इंडिकेटर दिख जाता है, ओके यहाँ पर फ्रॉड हो सकते हैं, तो आगे आपको क्या करना चाहिए, जो कि सुपर डुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा एमसीक्यू परस्पेक्टिव से। अगर कोई इंडिकेटर दिखता है फ्रॉड का, तो आगे आपको क्या करना चाहिए? इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए। क्या करना चाहिए? इन्वेस्टिगेशन। जैसे एम्प्लॉय रोटेशन नहीं हो रहा, एक ही काम एक ही बंदा बहुत टाइम से कर रहा है, वहां मैनु वो अपनी पोजीशन का फायदा उठा सकता है। ठीक है। या फिर कैश कलेक्शन और डिस्बर्समेंट का काम एक ही पर्सन देख रहा है, या फिर पता ही नहीं है कि कौन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, किसको रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटेबिलिटी रिलेशनशिप ही क्लियर नहीं है कि मुझे आगे, अगर मैं किसी कंपनी की एम्प्लॉय हूँ, तो मेरे को क्या काम करना है और आगे किसको रिपोर्ट करनी है, यही नहीं क्लियर। या प्रोडक्शन गोल्स या सेल्स गोल्स अनरियलिस्टिक हैं। या फिर अगर कोई एम्प्लॉय हु रिफ्यूजेस टू टेक वेकेशंस और रिफ्यूजेस प्रमोशन, सुपर डुपर इंपॉर्टेंट फ्रॉम एमसीक्यू परस्पेक्टिव।
ये भी एक तरह का इंडिकेटर ऑफ फ्रॉड है कि अगर आपको कोई जो एम्प्लॉय मना कर दे, मुझे प्रमोशन भी नहीं चाहिए और मुझे वेकेशन भी नहीं चाहिए, तो यानी कि वो कुछ ना कुछ घपला करके बैठा ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, वो लीव ही करने वाला ऑर्गेनाइजेशन को, तभी तो वो प्रमोशन नहीं चाह रहा, वेकेशन नहीं चाह रहा, तो ये भी क्या है, इट इज एन इंडिकेटर ऑफ फ्रॉड। एमसीक्यू में ये चीजें आपको आगे मिलेंगी। या फिर कंट्रोल्स अच्छे से नहीं लगाए गए, या प्रॉफिट्स आपने ज्यादा दिखा दिए, या फिर टर्नओवर ज्यादा दिखा दिया, या फिर सोल सोर्स प्रोक्योरमेंट। इसका मतलब क्या है, सोल सोर्स प्रोक्योरमेंट, सोल का मतलब वन। सो एक ही बंदे से आप प्रोक्योरमेंट, एक ही वेंडर रखा हुआ है जो कंपनी को आगे जहां से ऑर्डर्स प्लेस हो रहे हैं, मतलब जहां से वो सारा अपना मे बी एक मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है, वहां से आप सारा जो रॉ मटेरियल है एक ही सप्लायर से वो ले रहे हैं। तो एक इसका एग्जाम्पल होगा, वो एग्जाम्पल होगा सोल सोर्स प्रोक्योरमेंट, एक ही जगह पे जब आपकी रिलायंस होती है। ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे नेक्स्ट लेते हैं जो कि इंडिकेटर ऑफ फ्रॉड होगा, सेल्स बढ़ गई, है ना, लेकिन उस क्वेंटम में, टू द इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, उस क्वेंटम में जो अगर देखा जाए सेल्स इंक्रीज हुई है 30%, लेकिन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इंक्रीज हुई है 3% से, तो यहां से भी हमें एक आइडिया लगता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। देन material contract requirements in the actual contract differ from those in the request for bids, super duper important from MCQ perspective। अब यहाँ पर एग्जाम्पल क्या है कि आपको कैसे पता लगेगा कि फ्रॉड हुआ है कि नहीं हुआ है ना। जैसे आपने जब टेंडर भरा, देखो जब भी हम कोई कॉन्ट्रैक्ट लेने की कोशिश करते हैं तो उसके लिए हम अपना एक बिड देते हैं ना, कि हम इतने पे लेने को तैयार हैं, इतने पे हमारा एक कॉन्ट्रैक्ट प्राइस रहेगा। तो कहने का यहाँ पर क्या कोशिश करें, कॉन्ट्रैक्ट में कुछ अलग लिखे हैं और आपने बाद में जो रिक्वेस्ट करी है वो डिफरेंट है। तो अगर पहले जो आपने कोटेशन सबमिट करी थी और अब वाली कोटेशन में डिफरेंस है, तो यानी कि कहीं ना कहीं फ्रॉड इन्वॉल्व है। पेटी कैश ट्रांजैक्शन, छोटे मोटे जो खर्चे होते हैं वो भी हमें चेक के थ्रू करने चाहिए। इम्प्रेस फंड का मतलब चेक के थ्रू, इम्प्रेस फंड मतलब चेक के थ्रू आप करो, ताकि प्रॉब्लम्स ना आए। नहीं तो छोटे मोटे कैश के जो ट्रांजैक्शंस होते हैं जिनको हम चेक्स या बैंकिंग चैनल के रूट के थ्रू नहीं करते, वहां पे भी फ्रॉड होने के चांसेस हैं। छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में हो, उन्होंने आपको ट्रिप पे भेजा, बिजनेस ट्रिप पे भेजा, आपने चेक से पेमेंट नहीं करी, आपने वैसी कैश में अपनी एम्प्लॉयर को आके बोला मैंने बहुत सारी पेमेंट्स करी है, मैं यहाँ गया, ये मेरे मील के एक्सपेंसेस, ये मेरे ट्रेवल के हैं, बोगस बिल्स उसने बना दिए। तो ये अगर इम्प्रेस्ड फंड होता, चेक होता, तो क्या वो फ्रॉड कर पाता, नहीं कर पाता। अब आगे फ्रॉडुलेंट प्रोसेसेस की बात करते हैं। थोड़ा इसमें स्लो चलेंगे, आपको मैं समझाने की पूरी कोशिश करूंगी कि आपको इसमें कोई भी कंफ्यूजन ना हो। दो तरह के फ्रॉडुलेंट प्रोसेसेस जो हैं वो देखने को मिलते हैं, एक तो एग्जाम्पल के तौर पे लैपिंग रिसीवेबल, दूसरा है चेक काइटिंग। तो बहुत ही स्लो चलूंगी, ध्यान से सुनिएगा। अगर हम फ्रॉडुलेंट प्रोसेसेस की बात करें तो इस तरह के फ्रॉड में क्या होता है, जैसे आपको किसी एक कस्टमर से पेमेंट आई, वो आपने अपने पास रख ली, जो सेकंड कस्टमर से पेमेंट आई वो आपने फर्स्ट कस्टमर जिससे पहले पेमेंट आई थी उसके अकाउंट में एडजस्ट कर दिया, फिर जब थर्ड कस्टमर से पेमेंट आई सेकंड वाले में एडजस्ट कर दिया। तो इन अ नटशेल पहली पेमेंट को अपने अपने पास रख के, फिर जैसे जैसे फर्दर फ्यूचर में पेमेंट्स आ रही है, वो आप सेकंड वाले पार्टी को फर्स्ट वाली पार्टी में एडजस्ट कर रहे हो, थर्ड पार्टी से जो पेमेंट रिसीव हुई है पार्टी टू में कर रहे हो। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। सपोज एक ऑर्गेनाइजेशन में एक एम्प्लॉय है, मिस्टर स्टीलर। मिस्टर स्टीलर क्या करता है, कंपनी जिसमें काम करता है वहां पर तीन डेटर्स हैं, डेटर ए, डेटर बी, डेटर सी। ठीक है, डेटर ए से पैसा आया तो मिस्टर स्टीलर ने क्या करा, वो पैसा अपने पास रख लिया। जब बी से आया पैसा तो उसने ए, डेटर ए के अकाउंट में डाल दिया, सी से आया तो डेटर बी के अकाउंट में डाल दिया। तो ये क्या कहलाएगा, लैपिंग रिसीवेबल। कि फर्स्ट टाइम जो किसी डेटर से पेमेंट आई खुद ही अपने पास रख ली, फिर जब नेक्स्ट टाइम आई वो पहली वाली पार्टी में डाल दिया, दूसरी बार आई तो दूसरी दूसरी वाली पार्टी में डाल दिया, एंड सो ऑन, इस तरह से। तो क्या मुझे आप बताइए कि डेटर्स जो रिसीवेबल हैं वो ट्रू पिक्चर रिफ्लेक्ट करेंगे, नहीं। तो यहां पर एक अगर इंटरनल ऑडिटर आता है तो वो किस तरह से लैपिंग रिसीवेबल को फिगर आउट कर सकता है, एक्सटर्नल कॉन्फर्मेशन से। जो डेटर्स है उनसे एक्सटर्नल कॉन्फर्मेशन ले सकता है कि आपने कौन सी पेमेंट कब कब करी थी। तो यहां से एक फेयर अमाउंट ऑफ आइडिया लग सकता है कि लैपिंग रिसीवेबल हुआ है कि नहीं हुआ है। तो आपको लैपिंग रिसीवेबल अगर समझ में आ गया है तो आप इसकी कॉन्फर्मेशन चैट बॉक्स में दे सकते हैं, सो दैट आई कैन प्रोसीड फर्दर फॉर चेक काइटिंग। लैपिंग रिसीवेबल का क्या मतलब है कि आपको किसी भी पार्टी से कोई पेमेंट आती है तो आप पहली पेमेंट अपने पास रख लेते हो, और फ्यूचर में जो भी पेमेंट्स आएंगी तो जिससे पहली बार रिसीव हुआ होगा, सेकंड पार्टी की पेमेंट फर्स्ट पार्टी में जा रही है, थर्ड पार्टी की पेमेंट सेकंड पार्टी में जा रही है, और ये प्रोसेस चलता जा रहा है। क्यों, क्योंकि पहली वाली पार्टी का तो पैसा आपके पास है। दिस इज कॉल्ड लैपिंग
रिसीवेबल। सो इन दिस फ्रॉड अ पर्सन या फिर ग्रुप ऑफ पर्संस भी हो सकते हैं जिनके पास एक्सेस रहता है कस्टमर के पेमेंट्स का और अकाउंट्स का, तो वो हेरा फेरी कर सकते हैं। द शॉर्टेज इन दैट कस्टमर्स अकाउंट इज कवर्ड बाय सब्सिक्वेंट पेमेंट फ्रॉम अनदर कस्टमर, क्योंकि जो फर्स्ट टाइम कस्टमर से पेमेंट आई थी वो तो आपने अपने पास ही रख ली, दूसरे वाले का पहले वाले में कर दिया, तीसरे वाले का दूसरी पार्टी में कर दिया। तो ये सिलसिला कब तक चलेगा? द प्रोसेस कॉन्टिन्यूज अंटिल, जब तक कस्टमर नहीं कंप्लेंट करता। सपोज उसी ऑर्गेनाइजेशन में उन्होंने एक टीम बिल्ड करी रिकवरी के लिए कि जो भी डेटर्स हैं उनसे भाई उनका पैसा लिया जाए, तो वहां से वो चीज सामने आई कि यहाँ पर तो फ्रॉड इन्वॉल्व है, यहाँ पे लैपिंग रिसीवेबल का कॉन्सेप्ट प्रिवेल कर रहा है। क्यों? क्योंकि जिसके पास कस्टडी थी कस्टमर की पेमेंट्स की और रिकॉर्ड्स की, उसने तो क्या करा, लैपिंग रिसीवेबल कर दिया। उसने क्या करा कि पहली पेमेंट अपने पास रख के बैठ गया और फिर आगे जो भी पेमेंट्स आ रही है वो सेकंड पार्टी की फर्स्ट में शो कर रहा है, फर्स्ट का, क्योंकि फर्स्ट वाला पेमेंट तो उसने फर्स्ट पार्टी का पेमेंट तो अपने पास ही रख लिया ना, सेकंड वाला फर्स्ट में कर रहा है, थर्ड पार्टी का पेमेंट सेकंड में कर रहा है, फोर्थ पार्टी का पेमेंट थर्ड पार्टी में कर रहा है। ठीक है। सो इस तरह से वो क्या करने की कोशिश कर रहा है, फ्रॉड। तो क्या आपको लैपिंग रिसीवेबल कवर्ड है? नहीं तो मैं आपको एक और एग्जांपल से समझाऊंगी। लैपिंग रिसीवेबल कवर्ड है? लैपिंग रिसीवेबल अगर क्लियर है तो कंफर्मेशन दे दीजिए चैट बॉक्स में, सो दैट वी कैन प्रोसीड फर्दर फॉर चेक काइटिंग। लैपिंग रिसीवेबल नहीं समझ में आया ना जी, इसको फर्दर डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर मैं एक इनफैक्ट वर्ड फाइल ले लेते हैं, यहाँ पर एक नया बना लेते हैं वर्ड फाइल। तो स्क्रीन आई थिंक विजिबल ही है। तो यहाँ पर हम लेते हैं मिस्टर ए। लेट मी इंक्रीज द फॉन्ट। लैपिंग रिसीवेबल का एग्जाम्पल कर रहे हैं हम। लैपिंग रिसीवेबल यहाँ पर क्या है, कंपनी का एम्प्लॉय है, इसको रख लो मिस्टर ई। मिस्टर ई जो है कंपनी का एम्प्लॉय है। इसका काम क्या है, कंपनी में जो भी कस्टमर की जो डेटर की जो पेमेंट आ रही है, डेटर की पेमेंट्स कलेक्ट भी यही करता है। क्या करता है ये? डेटर की पेमेंट्स कलेक्ट भी यही कर रहा है एंड रिकॉर्ड्स भी यही देख रहा है, दोनों चीजें यही कर रहा है। अब यहाँ पर क्या फ्रॉड होने के चांसेस है, पहले मुझे ये बताइए, क्या यहाँ पर फ्रॉड होने के चांसेस है, यस और नो? यस, फ्रॉड होने के चांसेस है। क्यों? इसका कारण बताइए। बिकॉज देयर इज नो सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज। एक ही पर्सन पेमेंट ले भी रहा है और वही उसके रिकॉर्ड भी मेंटेन कर रहा है, सो देयर इज नो सेग्रीगेशन। अब इसके बाद हम लैपिंग रिसीवेबल इस एग्जांपल में समझेंगे। नो सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज। अब इसने क्या करा, अब इस कंपनी के तीन जो है डेटर थे, मिस्टर डी, ए से कर लेते हैं, मिस्टर ए। मिस्टर ए ने दिया पैसा, लेट्स से $10,000। देन मिस्टर बी ने दिया पैसा $20,000। फिर मिस्टर सी ने भी पैसा दिया इसी एम्प्लॉय को कि भाई एंट्री कर लेना, लेट्स से $15,000, है ना। तो ये सारे पैसे कौन रिसीव कर रहा है? यही वाला मिस्टर ई जो है ये सारे पैसे रिसीव कर रहा है। अब होगा क्या, जब उसको पहली पार्टी मिस्टर ए डेटर से पैसे आए, ए बी सी कौन है? ए बी सी ये तीनों ही हमारे क्या है, डेटर्स हैं ये। ठीक है, डेटर्स है। मिस्टर ए वाला पैसा अपने पॉकेट में रख लिया, किसने? जो कंपनी का एम्प्लॉय है ना मिस्टर ई, उसने सेल्फ खुद अपने पास ये पैसे रख लिए। अब जब मिस्टर बी से $20,000 आए, तो इसने क्या बोला, ये किससे आए हैं? इसमें भी इसने क्या करा, 10,000 फिर से अपने पास रख लिए, या फिर पूरा का पूरा ये क्या बोल दिया, ये पैसा अब किससे आया है? ये पैसा आया है मिस्टर ए से। तो क्या मिस्टर ए का अकाउंट गलत हो जाएगा ना? उससे तो 10,000 आया था, बी वाला पैसा इसने यहाँ पर शो कर दिया। फिर इसने क्या करा, जब $15,000 मिस्टर सी से आया, जब $15,000 मिस्टर सी में आया, उसने क्या बोल दिया कि मिस्टर बी से रिसीव हुए हैं। इसको फिर से डिस्कस करके पूरा क्रिस्टल क्लियर करेंगे कॉन्सेप्ट को। मिस्टर बी से रिसीव हुआ,
तो यहाँ पर लैपिंग रिसीवेबल से क्या भाव है कि जो किसी कोई एम्प्लॉय होता है जहां पर सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज नहीं है, डेटर से पेमेंट भी वही ले रहा है और रिकॉर्ड भी वही मेंटेन कर रहा है, तो वहां फ्रॉड के चांसेस है, क्योंकि एक ही पर्सन दो दो काम संभाल रहा है। एग्जाम्पल के तौर पर लैपिंग रिसीवेबल क्या है? लैपिंग रिसीवेबल का भाव ये है कि जब कोई भी एम्प्लॉय जो लैपिंग रिसीवेबल में इन्वॉल्व है, उसने क्या करा, पहली पार्टी का जो पैसा आया वो खुद रख लिया सेल्फ, दूसरी पार्टी का जो पैसा आया वो पहली पार्टी वाले तो खुद रख के बैठे हैं, वो उसने क्या बोला, ये ए से रिसीव हुआ है। फिर मिस्टर सी से जब रिसीव हुआ, वो उसने बोला मिस्टर बी से रिसीव रिसीव हुआ है। तो क्या डेटर्स की अकाउंटिंग गलत होगी या सही होगी? टेल मी। डेटर्स का जो अमाउंट रिफ्लेक्ट हो रहा होगा बुक्स में, वो गलत होगा या सही होगा? ऑब्वियसली रॉन्ग होगा, है ना? तो इसके विद रिस्पेक्ट टू इंडिकेशन मिलेगी कंपनी में कहीं ना कहीं फ्रॉड हो रहा है। हाँ, एक क्वेश्चन मैं पूछने का भी आपको चांस भी दूंगी, पहले मैं ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर कर लूं। ठीक है, जैसे कि अब बुक्स में सही अमाउंट नहीं शो हो रहा, इंटरनल ऑडिट या कोई भी जो पर्सन है कैसे कर इसको क्रॉस कंफर्म कर सकता है? एक्सटर्नल कॉन्फर्मेशन से। एक्सटर्नल कॉन्फर्मेशन का मतलब ये है कि जो हमारे डेटर्स हैं उनसे पता करके डायरेक्टली कि आपने कितना कितना पैसा अभी तक डिपॉजिट किया, तो वो फिर लाइमलाइट में आ जाएगा पर्सन मिस्टर ई। ये है आपका लैपिंग रिसीवेबल। हाँ, जो बैंक रिकंसिलिएशन के विद रिस्पेक्ट टू ना, इसीलिए तो बिल्कुल आपका सोचना सही है कि जो वो बैंक्स को रिकंसाइल करेंगे स्टेटमेंट्स, है ना? लेकिन ये भी यहाँ पर एक और पॉसिबिलिटी हो सकती है कि कुछ जो पार्टीज हैं अगर उन्होंने कैश में पेमेंट करी, है ना संदीप, अगर उन्होंने कैश में पेमेंट करी, फिर वो तो बैंक की स्टेटमेंट में भी नहीं आएगा, है ना? तो वो फिर कैसे रिफ्लेक्ट होगा? थर्ड पार्टी कॉन्फर्मेशन से, एक्सटर्नल कॉन्फर्मेशन फ्रॉम द डेटर्स, ईच डेटर। तो वहां से हमें पता लग जाएगा कि ये पर्सन स्टार्टिंग से ही क्या कर रहा था, फ्रॉड। अगर तो वो चेक के थ्रू पेमेंट आ रही है तो वहां पर तो स्कोप कम हो जाता है ना? तो कैश में जब पेमेंट्स आती है तो इस तरह से लैपिंग रिसीवेबल मोस्ट ऑफ द टाइम होता है। अब आपको क्लियर है लैपिंग रिसीवेबल का कॉन्सेप्ट? जी। तो आगे बढ़ते हैं चेक काइटिंग की तरफ। चेक काइटिंग क्या है? इसका मतलब ये है डिपॉजिटिंग अ चेक इन वन अकाउंट एंड क्लियरिंग द चेक थ्रू द अदर ऑन विच इट वॉज ड्रॉन। This practice is only possible when manual checks are used. The widespread use of electronic funds transfer and other network computer electronic is difficult. अब यहाँ पर एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, तब मैं इसके एक्सप्लेनेशन पे वापस आऊंगी। चेक काइटिंग का एग्जाम्पल लेते हैं, चलिए। चेक काइटिंग, पहले तो मैं ये चीज आपको बता दूं, आज के कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में जो हमारा मॉडर्न एरा है, इसमें सारी चीजें क्या हो चुकी हैं, कंप्यूटराइज्ड हो सकी है, राइट? सीबीएस सिस्टम आ गया, सेंट्रलाइज्ड हो गया सारा कुछ। लेकिन जब मैनुअल चेकिंग सिस्टम होता था, मैनुअल चेकिंग में, तब ये चेक काइटिंग ज्यादा होता था। इन दिनों तो इतना देखने को नहीं मिलता है। चेक काइटिंग क्या है? मिस्टर ए है, उसका है बैंक ए, बैंक रख लेते हैं बैंक बी, और एक बैंक है बैंक सी। ठीक है, मिस्टर ए ने क्या करा, या बैंक का रख लो बीडी, थोड़ा डिफ्रेंशिएट हो जाए, और बैंक सी। ठीक है, मिस्टर ए के बैंक बीडी में कितने पैसे पड़े? लेट से उसके बैंक में पड़े हैं सिर्फ और सिर्फ मात्र $100, और बैंक इसमें पड़े हैं $200। ठीक है, अब क्या हुआ, इसका जो पहला बैंक है, इसमें पड़े तो $100 है, लेकिन जब पहले बैंक की इसकी चेकबुक है, ये कब होता था? जब मैनुअल होता था। यहाँ पर मैं ये चीज हाईलाइट कर दूं, अब तो सारा कुछ इलेक्ट्रॉनिक ही होता है। जब मैनुअल चेकिंग का सिस्टम, चेक का ज्यादा होता था, अमेरिकन टर्मिनोलॉजी में हम CHE के EC के यूज करते हैं स्पेलिंग्स, और ब्रिटिश टर्मिनोलॉजी में CHEQUE यूज करते हैं, मतलब सेम ही है, चेक, जो हम चेकबुक से चेक काटते हैं। ठीक है जी, चलते हैं आगे बढ़ते हैं। तो अब ये इसके पास तो पड़े हैं इसके बीडी अकाउंट में $100, लेकिन ये क्या करता है, जो इसका बीडी बैंक अकाउंट की बुकलेट चेकबुक है, उसमें क्या करता है, कितने का चेक काटता है? 1 सेकेंड। वो काटता है चेक
$700 का, $700 का, कि $700 यहां से निकाल के मेरे किस में डिपॉजिट कर दिए जाए, बैंक सीई सीई में। लेकिन सीई में क्या उसके अकाउंट में अभी $100 पड़े हैं? नहीं पड़े। तो कहने का क्या मतलब है, जब अब वो यहां पर चला जाता है दूसरे वाले बैंक में विड्रॉल के लिए चला जाता है, सी बैंक में विड्रॉल के लिए, कितने विड्रॉल अमाउंट के लिए चला जाता है कि मुझे जो है एटलीस्ट एनी हाउ आप मुझे $1000 दे दीजिए। तो क्या उसके इस बैंक अकाउंट में $1000 पड़े हैं? सी में नहीं पड़े। और इधर से भी उसने चेक तो काट दिया, उसने बोला कि मैं 700 प्लस 200। अब एक्चुअल में अगर देखा जाए तो 200 पहले से थे, $200 प्लस 700 का ये जो चेक लेकर चला जाता है कि मेरे इस अकाउंट से डालकर इस अकाउंट में कर दीजिए, ठीक है, और विड्रॉल का अमाउंट रखते हैं $800 का, ये सही रहेगा। अब मिस्टर ए जो कि कनिंग पर्सन है, उसके बीडी बैंक अकाउंट में, और बीडी के बजाय हम थोड़ा यहाँ पर स्पेसिफिक हो जाते हैं, सपोज आईसीआईसीआई बैंक है और ये बीडी उसका हो गया सपोज एचडीएफसी बैंक, ठीक है। अब यहाँ पर हो क्या रहा है, मिस्टर ए जो कनिंग पर्सन है वो उसके आईसीआईसी बैंक में $100 पड़े हैं, लेकिन उसने आईसीआईसी बैंक का चेक काटा, यहाँ पर रखते हैं आईसीआईसीआई बैंक का ही चेक काटा $700 का, और जो उसका एचडीएफसी का बैंक है वो यहाँ पर लेते हैं। आईसीआईसी में कितने पैसे पड़े हैं, सिर्फ $100 पड़े हैं, लेकिन चेक काट रहा है $700 का, ठीक है। $700 उतने तो पड़े नहीं है, और वो डाके वही चेक जाके डिपॉजिट कर देता है एचडीएफसी में। तो एचडीएफसी वाले तो सोचेंगे ठीक है 200 इसके आगे पड़े हैं, 700 इसके और आगे 900, तो इसको विड्रॉल अगर ये करना चाहता है वहां पर जाके कैश विड्रॉल की चेकबुक लेके जाता है एचडीएफसी की, और कैश विड्रॉल कर लेते हैं $800। अभी उन्होंने अकाउंटिंग नहीं करी, क्योंकि पहले क्या होता था, कुछ 2-3 दिन लगते थे बैंक्स को क्लियर करने में। तो इसी को हम चेक काइटिंग बोलते हैं। यानी कि यहाँ कहने का मतलब क्या है, यहाँ कहने का मतलब सिंपल सा लॉजिक यही है, जब आपके एक बैंक में पैसे नहीं पड़े, कम पड़े हैं जितना आप उसको, लेकिन आपने चेक का अमाउंट ज्यादा डाल दिया और वही चेक जाके अपने दूसरे बैंक में डिपॉजिट कर दिया और कैश विड्रॉल कर लिया, ताकि अब देखो इस बैंक में तो देखा जाए तो $200 ही पड़े हैं, लेकिन आप निकाल के कितने आ गए एचडीएफसी से, $800। तो आपको नहीं लगा कि आपने ये जो बैंक को $600 का चूना लगाया है, ठीक है, ये क्या है, इट्स अ फ्रॉड। चेक काइटिंग में भी इस तरह से फ्रॉड इन्वॉल्व होता है। तो क्या आप इस एग्जांपल को समझ पा रहे हैं, या मैं दोबारा से रिपीट करूं? प्लीज गिव मी द कंफर्मेशन इन द चैट बॉक्स। चेक काइटिंग क्या है, जब आपके एक बैंक अकाउंट की बजाय दो बैंक अकाउंट से आपने क्या करा, आपने जिसमें कम बैलेंस है उसी बैंक का एक चेकबुक का चेक काटा और दूसरे बैंक में डिपॉजिट कर दिया, कि मैं अपने एक बैंक से पेमेंट निकाल के इसमें डिपॉजिट कर रहा हूँ, और दूसरे बैंक से जाके जितना आपके पास उसमें पड़ा नहीं है उससे ज्यादा पैसा निकाल के घर आ गए। ये पुराने टाइम्स में होता था, ओल्डन टाइम्स में। अभी तो सब कुछ कंप्यूटराइज्ड है, तो चेक काइटिंग देखने को नहीं मिलता प्रैक्टिकल फील्ड में। आई अंडरस्टैंड मैम, मैनुअल कैलकुलेशंस मैटर, यस, क्योंकि अभी ये ज्यादा चेक काइटिंग इतना प्रिवेलेंट नहीं है, ओल्डन टाइम्स में ज्यादा था। बट आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर है, चेक काइटिंग का मतलब क्या हुआ, जब आपके दो या दो से ज्यादा बैंक अकाउंट्स है तो आपने क्या करा, स्पेशली अगर हम दो वाले एग्जाम्पल की बात करें, तो जिसमें उतने अकाउंट पैसे नहीं, उसका चेकबुक का चेक काटा, दूसरे बैंक में डिपॉजिट किया, और इसके पहले कि वो कुछ चेक करते काउंटर कंफर्म, वहां उससे ज्यादा पेमेंट लेके फरार हो गए। ये क्या है, चेक काइटिंग। क्या आपको चेक काइटिंग का कॉन्सेप्ट क्लियर है? अगर क्लियर है तो हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो बेसिकली इसको फिर से पढ़ते हैं चेक काइटिंग को, ताकि कुछ डाउट ना रह जाए। काइटिंग एक्सप्लॉइट्स द डिले बिटवीन डिपॉजिटिंग अ चेक इन वन बैंक अकाउंट, जब आप एक बैंक अकाउंट में चेक डिपॉजिट करते हैं। ओके, यू हैव क्लियर, ठीक है, क्लियर हो गया आपको, ठीक है। और आपने जब तक दूसरे बैंक अकाउंट में उसका चेक उसी बैंक अकाउंट का लिया, और जब तक दूसरे बैंक इसके पहले की कॉन्फर्मेशन लेता है पहले बैंक से, उसका पैसा लेके फरार हो गए, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक, दिस इज कॉल्ड काइटिंग। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक काइटिंग में ये चीजें नहीं हो पाती आजकल, क्योंकि सारी चीजें क्या है, कंप्यूटराइज्ड है। अब जो हमने ये दो चीजें पढ़ी हैं, इसके एग्जाम्पल्स को बहुत ही डिटेल मैनर में हम पढ़ेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे सबसे पहले लैपिंग रिसीवेबल। अगर लैपिंग रिसीवेबल की बात करें, इससे एग्जाम्पल करते हैं। एक एम्प्लॉय है इन द अकाउंट्स रिसीवेबल डिपार्टमेंट, वो मैनुपुलेट करता है कस्टमर की जो भी उसके पास पेमेंट्स आती हैं कैश, पर्सनल गेन के लिए।
कस्टमर ए से पैसा रिसीव हुआ, अपने घर में अपने पास रख लिया, रिकॉर्ड कहीं नहीं किया। फिर कस्टमर बी से आया, कस्टमर ए में कर दिया, सी से आया उस बी में कर दिया, एंड सो ऑन। तो इस तरह से ये जो मैनिपुलेशन कर रहा है, ये कभी ना कभी तो डिटेक्ट होगा जब थर्ड पार्टी कॉन्फर्मेशन लिया जाएगा डेटा से। तो तब वो डेफिनेटली जो है, वंस इट गेट्स डिस्कवर्ड, द एम्प्लॉय विल बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर लैपिंग रिसीवेबल, और इसके लिए उसको लीगल कॉन्सिक्वेंसेज को फेस करना पड़ेगा। उसको निकाला भी जा सकता है, उसको फ्रॉड के चार्जेस लगा के उसके ऊपर क्या किया जा सकता है, फाइन भी इम्पोज किया जा सकता है, और इम्प्रिजनमेंट भी हो सकता है। देन अब आगे बढ़ते हैं। फ्रॉड इंडिकेटर्स के एक और इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, दे आर स्पेसिफिक साइंस और क्लूज, जो कि ये हमारे दिमाग में सस्पिशन, एक शक पैदा करते हैं कि यहाँ पर फर्दर इन्वेस्टिगेशन रिक्वायर्ड है। अगर हम फ्रॉडुलेंट प्रोसेसेस की बात करें तो वो उन सारी चीजों के ऊपर फोकस करता है कि किस तरह से फ्रॉड किसी ऑर्गेनाइजेशन में हो सकता है। और फ्रॉड की प्रिवेंशन स्ट्रेटेजी यही है कि जो भी अगर आपको कोई इंडिकेटर्स दिखते हैं तो उसमें फिर आप इन्वेस्टिगेशन करें, कंट्रोल में डेफिशिएंसीज हैं कि नहीं, ऑटोमेटेड सिस्टम बनाए, इस तरह से आप ये इसको काउंटर चेक कर सकते हैं। बात की जाए रोल्स ऑफ इंटरनल ऑडिटर्स की, सो इंटरनल ऑडिटर्स जो हैं दे मस्ट हैव सफिशिएंट नॉलेज। अगर हम इंटरनल ऑडिटर के पास अगर नॉलेज ही नहीं होगा तो वो किस तरह से पता लगाएंगे कि फ्रॉड इस ऑर्गेनाइजेशन में है कि नहीं। लेकिन अगेन सुपर डुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम एमसीक्यू परस्पेक्टिव, कि क्या एक ऑडिटर की ड्यूटी होती है कि प्रिवेंट करना सारे फ्रॉड को आइडेंटिफाई करना, प्रिवेंट करना, क्या ये ऑडिटर की ड्यूटी है? नहीं। ऑडिटर की ड्यूटी क्या है कि वो जो भी खुद या फिर जो चीफ ऑडिट एग्जीक्यूटिव है या उसकी जो भी टीम मेंबर्स, उनको अच्छे से ये बताना कि अगर हमें कोई फ्रॉड का इंडिकेटर दिखता है तो हमें फिर नेक्स्ट स्टेप उसकी इन्वेस्टिगेशन का लेना है, और उसके पहले हमें ये देखना है कि कंट्रोल में कोई डेफिशिएंसीज तो नहीं है, इंटरनल कंट्रोल्स अच्छे हैं कि नहीं। ठीक है। सो internal auditors must exercise due professional care by, among other things, considering the probability of significant errors, fraud और non compliance। उनको सिर्फ इस चीज की probability ढूंढनी है कि अगर fraud की कोई सस्पिशन नजर आ रही है तो उन्हें स्केप्टिसिज्म रखना है, मतलब क्वेश्चनिंग माइंड रखना है। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि उनको इसलिए अपॉइंट किया गया कि फ्रॉड को ढूंढो, आइडेंटिफाई करो। उनको अगर लगे, उनके नॉलेज में आए कि यहाँ पर फ्रॉड का कोई इंडिकेशन है, तब उन्हें फिर आगे इन्वेस्टिगेशन करना है। आगे बढ़ते हैं। The internal auditor should consider the potential for fraud risk in the assessment of control design। कंट्रोल अगर अच्छे से नहीं है, उनमें डेफिशिएंसीज हैं, आगे अपने ऑडिट प्रोसीजर्स को वो डिफाइन करेंगे। इंटरनल ऑडिटर्स की अगर बात की जाए, दे शुड ऑब्टेन रीजनेबल अश्योरेंस, सुपर डुपर इंपॉर्टेंट फ्रॉम एमसीक्यू परस्पेक्टिव। उन्हें रीजनेबल अश्योरेंस लेनी पड़ेगी कि जो भी ऑब्जेक्टिव्स हैं, प्रोसेस जो भी रिव्यू हो रहे हैं, वहां पर कोई ऐसा कोई कंट्रोल में डेफिशिएंसी तो नहीं आई। कंट्रोल में डेफिशिएंसी का भाव क्या है कि वहां पर कंट्रोल लगे होने चाहिए थे, जैसे सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज होना चाहिए था, लेकिन एक ही पर्सन सब कुछ क्या कर रहा है, तो ये क्या है, कंट्रोल में डेफिशिएंसी है। और द कंसिडरेशन ऑफ फ्रॉड रिस्क एंड द रिलेशन टू स्पेसिफिक ऑडिट वर्क आर डॉक्यूमेंटेड। हर चीज उनको डॉक्यूमेंटेशन करके रखनी है। एंड इस चीज के साथ एक इंटरनल ऑडिटर बिल्कुल अलर्ट माइंडेड होना चाहिए कि अगर कोई अपॉर्चुनिटी दिखती है जहां पर फ्रॉड हो सकता है तो वहां पर उसको ये भी देखना है, ओके यहाँ पर वो देखता है कि एक ही पर्सन सब कुछ किए जा रहा है ऑर्गेनाइजेशन में, कोई सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज है ही नहीं, माल भी वही रिसीव कर रहा है, स्टॉक का जो आ रहा है अकाउंटिंग भी वही कर रहा है, काम स्टॉक अकाउंट भी वही कर रहा है। तो यहाँ पर क्या पाया गया, कंट्रोल की डेफिशिएंसी है, तो यहाँ पर बिल्कुल फ्रॉड हो सकता है, तो यहाँ पर उसको फर्दर इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए। यही हम ये चीज लाइन पढ़ रहे हैं, इफ सिग्निफिकेंट कंट्रोल डेफिशिएंसीज आर डिटेक्टेड तो एडिशनल प्रोसीजर्स उसको इन्वेस्टिगेशन के डेफिनेटली करने चाहिए। देन इंटरनल ऑडिटर्स को ये इवैल्यूएट करना चाहिए कि मैनेजमेंट इज एक्टिवली ओवरसीइंग द फ्रॉड रिस्क मैनेजमेंट प्रोग्राम्स। आपने अगर कोई रिस्क मैनेजमेंट प्रोग्राम्स बनाए भी हैं तो टाइम टू टाइम मैनेजमेंट उसको सुपरवाइज कर रही है कि नहीं कर रही है, और अगर कुछ मेजर्स लेने की रिक्वायरमेंट है टाइमली फ्रॉम टाइम टू टाइम, तो क्योंकि कंट्रोल अप टू द मार्क नहीं है इंटरनल कंट्रोल्स, तो क्या एफर्ट्स ले रही है मैनेजमेंट। और आगे जो है, एक बारी अगर कंट्रोल्स लगा भी दिए गए तो उनकी मॉनिटरिंग बहुत रिक्वायर्ड होती है टाइम टू टाइम, ताकि फिर से फ्रॉड ना हो। तो उसके लिए मैनेजमेंट क्या स्टेप्स ले रही है। अब इसमें जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम देखते हैं, लेट्स कंसिडर एन एग्जाम्पल सिनारियो वेयर इंटरनल ऑडिटर्स आइडेंटिफाई कंट्रोल डेफिशिएंसीज रिलेटिंग टू द सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज। जैसे कि ड्यूरिंग अ रूटीन इंटरनल ऑडिट ऑफ द अकाउंट्स पेबल फंक्शन, ऑडिटर्स फाइंड दैट द ऑर्गेनाइजेशन लैक्स, जैसे हमने ये वाला एग्जांपल जस्ट अभी मैंने कोट किया था ना,
कि एक ही पर्सन सब कुछ किया जा रहा है, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी है ही नहीं है। वही जैसे कि वही इनवॉइस बना रहा है पेमेंट का, वही प्रोसेस भी कर रहा है अकाउंटिंग सिस्टम में, अकाउंटिंग भी वही देख रहा है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कंट्रोल की डेफिशिएंसी है। यहाँ पर क्या कंट्रोल लगाना चाहिए था कि एक पर्सन इनवॉइस बनाए, दूसरा पर्सन अकाउंटिंग करे, तीसरा पर्सन उसकी पेमेंट करे। अगर ये चीज होती तो फ्रॉड होने के चांसेस बिल्कुल नहीं होते। अब यहाँ पर ये कंट्रोल में क्या पाई गई, इंटरनल कंट्रोल में कमी पाई गई, डेफिशिएंसी पाई गई, जिसकी वजह से थर्ड पार्टी कॉन्फर्मेशन भी लिया जाना चाहिए, है ना, कि एक्चुअल में जो भी इनवॉइस हो रहे हैं वो बोगस तो नहीं है, जेन्युइन है, चेक्स देखने चाहिए। इस तरह से फिर आगे उनको क्या बनता है, उनका इन्वेस्टिगेशन उनको करनी चाहिए। सो इंटरनल ऑडिटर्स कंसीडर द पोटेंशियल इम्पैक्ट, और इसका अकाउंटिंग बुक्स पे, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पे क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है, और आगे इमीडिएट एक्शंस वो लेंगे इन्वेस्टिगेशन करके। इसी एग्जाम्पल में अगर बात की जाए तो ऑडिटर्स रिकमेंडेशन दे सकते हैं कि रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज फिर से डिफाइन होनी चाहिए, अप्रूवल कोई और दे, प्रोसेसिंग पेमेंट कोई और करे, ठीक है। एंड इस तरह से जो इंटरनल ऑडिटर्स हैं वो सजेशंस भी देते हैं टाइम टू टाइम, बिकॉज इंटरनल ऑडिटर्स ऐसा नहीं है कि साल के एंड में एक्सटर्नल ऑडिटर्स की तरह आते हैं, नो, ये जो कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। सो इंटरनल ऑडिटर्स जब भी अपॉइंट होते हैं, स्पेशली इन मीडियम एंड लार्ज स्केल ऑर्गेनाइजेशन, सो ये प्रोसेस परपेचुअल है, कॉन्टिन्यूसली चलता रहता है। जो इंटरनल ऑडिटर्स हैं वो भी सजेशंस देते हैं उसके लिए। अब ऑडिट रिपोर्ट की बात करते हैं। जो भी उन्होंने ऑडिटिंग करी है उसकी वो डॉक्यूमेंटेशन करेंगे। अगर कोई कमी पाई गई कंट्रोल्स में, इंटरनल कंट्रोल्स में, तो इंटरनल कंट्रोल्स एफिशिएंसी वो ऑडिट रिपोर्ट में डालेंगे, क्या रिस्क हैं, हमने क्या रिकमेंडेशंस करे हैं, वो सारी चीजें इन डेप्थ मैनर में होती हैं, ठीक है। तो ये था हमारा आज का एक लेक्चर, जो कि हमने पढ़ा फ्रॉड। फ्रॉड में हमने क्या क्या चीजें पढ़ी, फ्रॉड क्या होता है, रिस्क ऑफ फ्रॉड क्या है, फ्रॉड ट्रायंगल क्या है, सिम्टम ऑफ फ्रॉड क्या है, इंटरनल ऑडिटर का रोल क्यों इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। फिर हमने डिटेल में सारे एग्जाम्पल्स भी करे, ठीक है। सो अब हम चलते हैं एमसीक्यू की तरफ। चलिए एमसीक्यू करते हैं हम। सॉरी, एनालिसिस करते हैं कि आपको कितना समझ में आया है। इसमें से कुछ क्वेश्चंस मैं आपको करा दूंगी, बाकी जिन बच्चों का अकाउंट नहीं एक्टिवेट हुआ होगा, कुछ का ऑलरेडी एक्टिवेटेड है, तो जिनका नहीं हुआ होगा उनका ये एक्टिवेट भी हो जाएगा। तो चलिए हम कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जो है आपसे करवा लेते हैं एट रैंडम। फिर आपको ये प्रैक्टिस के लिए भी सॉफ्टवेयर मिल जाएगा जिसमें आपने एमसीक्यू की प्रैक्टिस भी करनी है।